हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन रे ऑप्टिक्स का 11th लेक्चर वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, तो ये और नेक्स्ट लेक्चर में रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, उसमें कुछ डाउट्स भी थे कुछ लोगों के, तो मैं एक बार चीज़ें बता देता हूँ मैंने क्या बोला और आपने क्या नहीं समझा। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत में जब अपन ने मार्जिनल और पैरेक्सियल रेस पढ़ी थी तब f की वैल्यू आई थी, एक r/2 भी आई थी और एक आई थी r माइनस r/2 cos थीटा, दोनों आई थी। बट अपन तो हमेशा यही लेते थे। तो अपन ये क्यों लेते थे? क्योंकि पैरेक्सियल रेस होता था। और ये फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा था हमने? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था मिरर के लिए, ठीक है। फिर f का एक और फॉर्मूला बना, 1/f बराबर म्यू रिलेटिव -1 1/r1 माइनस 1/r2, ये भी बना फॉर्मूला। तो हमने जब ये पढ़ाया था तब हमने लिखवाया कि फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं है ना, म्यू नहीं दिख रहा, तो मिरर के लिए नहीं करती है, मिरर के लिए ये लेंस का फॉर्मूला है। फिर हमने लिखा दिया कि फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है, तो कुछ लोग बेहोश हो गए। तो वो लेंस के लिए किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर। तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ने का कि फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड करेगी नहीं करेगी, किसके लिए पूछा हुआ है? मिरर के लिए पूछा हुआ है, दर्पण के लिए पूछा हुआ है तो नहीं करेगी, और लेंस के लिए पूछा हुआ है तो करेगी। तो ये एक डाउट अगर आपके मन में है तो नहीं रहना चाहिए, और इसको डिराइव करवाया हुआ था अपन ने, वो आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अपन ने सिल्वरिंग भी पढ़ी थी। बताइए, सिल्वरिंग में भी कुछ लोगों की समस्याएं थी। तो जैसे कि आपको मान लीजिए ये कोई लेंस दिया होता, ठीक है। लेंस कैसे बोल रहा हूँ मैं? जिसमें रिफ्रैक्शन होगा, लाइट आएगी इधर से और क्रॉस कर जाएगी, तो ये लेंस है। और फिर आपने इसकी सिल्वरिंग कर दी इधर, तो सिल्वरिंग कर दी तो अब रिफ्लेक्शन होगा, लाइट आके टकराएगी और वापस इधर जाएगी, तो रिफ्लेक्शन ही होगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था? इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला ये रही एक सरफेस और ये रही दूसरी सरफेस, या तो ये कर लो, या फिर हमने बोला ये रही एक सरफेस और ये रहा एक लेंस, कुछ भी कर लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन फिर इसमें लिखने में लोगों को समस्या हुई कि सर यहाँ से एक बार एनर्जी गई, यहाँ से एक बार एनर्जी आई, तो इसको तो डबल किया आपने, सर इसको डबल क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बार एनर्जी आएगी रिफ्लेक्शन के बाद, एक बार एनर्जी जाएगी, तो इसको भी डबल करो सर। तो फिर मैं मन ही मन कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो अपन डबल करते हैं, एक्चुअली अपन प्रोसेस उसको देख रहे हैं हम, प्रोसेस को। प्रोसेस का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। मान लीजिए ये वापस से अपन बनाते हैं इस तरीके से, ये अपने पास कोई भी सरफेस होती, इसकी यहाँ पे सिल्वरिंग की गई है, तो प्रोसेस काउंट करेंगे अपन, प्रक्रिया काउंट करेंगे। लाइट ऐसे तो यहाँ से आके यहाँ भी चली गई, इसको भी 2 काउंट कर लो, और लाइट यहाँ से आके यहाँ आ गई तो फिर यहाँ पे 4 गुना कर दो फिर ऐसे। तो प्रोसेस काउंट कीजिए कि प्रक्रिया क्या क्या हुई है। तो प्रोसेस या प्रक्रिया क्या क्या हुई होगी? एक बार लाइट यहाँ से यहाँ पार की गई होगी, मतलब एक बार हुआ रिफ्रैक्शन। फिर लाइट टकरा के इधर आई तो एक बार हुआ रिफ्लेक्शन, और फिर लाइट वापस से इधर चली गई तो एक बार फिर से क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। तो 2 बार तो रिफ्रैक्शन हुआ है और एक बार क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्शन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2 गुनी करनी पड़ेगी पावर, जो भी ये लेंस दिख रहा है आपको, और रिफ्लेक्शन में पावर 1 टाइम्स करनी पड़ेगी। अभी प्लेन मिरर है तो 0 भी आ जाएगा, लेकिन करना यही है। और लोग बाग रटवा देते हैं 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, क्योंकि हर बार होगा यही, मिरर से केवल रिफ्लेक्शन होगा, एक ही प्रोसेस होगा। लेकिन जिसको क्रॉस करेगी वापस आएगी, उसमें कितने प्रोसेस हो जाएंगे? 2 प्रोसेस हो जाएंगे। सिल्वरिंग आपको अच्छी तरीके से बता दी गई है ना। क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर लेना, ये इस तरीके से इसको सिल्वरिंग कर देते हैं अपन, तो ये सब बताया हुआ है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करने के तरीके, इसको या तो ऐसा और ऐसा मान लो आप, कैसे भी सॉल्व कर लो, या डायरेक्टली इसकी पावर तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो केवल रिफ्लेक्शन, तो मिरर का केवल रिफ्लेक्शन होगा, तो मिरर की पावर जो भी होती हो 1/μ, लेकिन यहाँ पे मीडियम है तो μ/f आ जाएगी, और f की वैल्यू कितनी लिख दोगे? r/2 लिख दोगे। तो आपको सब चीज़ समझाई गई है बिल्कुल सलीके से। आप कुछ भी मान लो, ऐसे भी कर सकते थे, 2 टाइम्स लेंस की पावर, यहाँ से भी आंसर आता कि इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे। आप जैसे तोड़ना चाहो कैसे भी तोड़ो, सब लिखना बताया आपको। इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं अपन, तब भी आंसर आएगा। तो इसमें 2 टाइम्स तो रिफ्लेक्शन होगा, तो 2 टाइम्स इस लेंस की पावर, रिफ्रैक्शन मतलब लेंस की पावर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी?
इसकी पावर निकालने का फॉर्मूला था म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, तो म्यू माइनस वन अपॉन आर, म्यू माइनस वन अपॉन आर। और ये क्या है, ये केवल मिरर है, तो मिरर की पावर एयर में कितनी होती थी भैया, वन बाय एफ, एफ की जगह आर बाई टू। अब देखिए माइनस टू बाई आर प्लस टू बाई आर कैंसर, वही टू म्यू बाय आर आ जाएगा। अरे कुछ भी लिख लो, ओरली आपको बताया ना इसकी कोई पावर होगी नहीं, केवल मिरर की पावर होगी, और मिरर की पावर मीडियम में, क्योंकि इसके आगे मीडियम है इसलिए म्यू बाय एफ हो जाएगा। आप जो सोच सकते हो और वो आपको लिखना आता है, ऐसे सोचो कि वो आपको लिखना है, तो ये मिररिंग के सवाल सब हो जाएंगे। और प्रोसेस काउंट कीजिए आप, प्रक्रियाएं, कि एक रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हुआ, तो एक बार मिरर की पावर, रिफ्लेक्शन मिरर करता है, और दो बार लेंस की पावर। तो आपको जो दिख रहा है आप कैसे तोड़ रहे हैं सब पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख के ये सारे जितने भी पॉइंट्स बताए हुए हैं उनसे आंसर आ जाएंगे। सिल्वरिंग सबकी तरीके बताएं अलग अलग, आप सरफेस की निकाल लो, आप लेंस की निकाल लो, आपके ऊपर है, आंसर जो बताया है आ जाएगा वो। तो अपन इसमें जो है ना आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक और पॉइंट आया था अपने पास, एक पॉइंट आया था अपने पास, क्या पॉइंट आया था, ये मान लीजिए ये लेंस होता, ठीक है, इस लेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। एक तो इसका नाम था, कॉन्वेक्स लेंस ही है ये, है ना, और दूसरी बात इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर पॉजिटिव होएगी, ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। और ये वाला लेंस इस वाले मिरर के जैसा है, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आपको सिंगल लेंस के कोई भी क्वेश्चन दिखें वो डायरेक्टली आप मिरर से कर सकते हो। अपने को आज एक सिंगल लेंस के दो चार सवाल बता रहा हूँ मैं, और फिर लेंस के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, और लेंस के कॉम्बिनेशन को आगे ले जाओगे तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बन जाएगा। तो बस यही सीक्वेंस, यही बाकी है अपने इस ऑप्टिक्स में। तो अपन क्या करते हैं, दो चार पहले तुम सवाल बता दो सिंगल लेंस के, फिर डबल लेंस के सवाल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन अपने बहुत आसान आते हैं, वो भी तुम बता देना। तो आप कुछ क्वेश्चंस वो लिख लीजिए, क्वेश्चंस में आंसर आपको अच्छे अच्छे चाहिए, तो मैं सिंगल लेंस के क्वेश्चन, चलिए कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10, क्वेश्चन बनाते चलिए फटाफट। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 है और 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है। इसकी इमेज के बारे में आपसे पूछा गया है ना। इसमें अगर वैसे लेंस फार्मूला लगा रहे हो आप, है ना, तो लेंस फार्मूला वो सब मैं लिख देता हूँ कि आपको गलत वलत कुछ ना लगे। लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u और 1/f, ये अपन ने डिराइव किया था, दोनों तरफ मीडियम सेम होगा तभी ये सब लगेगा। इसमें फ्लो की डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो यहाँ से लाइट आगे जाएगी, ये होगी फ्लो की डायरेक्शन। फ्लो की डायरेक्शन यानी ये तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंथ की फोकल लेंथ तो हमेशा +10 ही लिखनी है आपको, तभी पावर पॉजिटिव आ पाएगी। तो f की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखनी पड़ेगी, +10। u की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी, u की वैल्यू लिखनी पड़ेगी -30। -30 क्यों लिखनी पड़ेगी, वो इधर है तो रे के अपोजिट हो आप, एनर्जी के अपोजिट, फ्लो के अपोजिट, तो माइनस लिखनी पड़ेगी। यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं मेंटली सोचूंगा, उससे ओरली आंसर आ जाएगा। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो दिया हुआ कुछ भी हो, आपके मन में जो सूरत बनी हुई है ना वैसी बनी रहनी चाहिए। ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर ही है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका एक f आएगा भैया, कहीं पे f आएगा। f कहाँ पे आएगा, f 10 पे आएगा। इसका सेंटर आएगा, सेंटर कहाँ पे आएगा, 20 में आएगा। तो ये थर्ड मतलब फर्स्ट रीजन में आ गया। ये इन्फिनिटी से c के बीच में 1 होता था, 1 की इमेज 2 में बनती थी, तो 1 की इमेज 2 में, ये बताने में ही मेरे को समय लग रहा है, वरना आंसर तो ओरली आ चुका था इसका। 1 की इमेज कहाँ पे बनेगी, 2 में बनेगी, 2 में मतलब रियल बनेगी। अब आपसे यही सब पूछेगा नीट और जेईई मेंस में, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, तो रियल बनेगी। लेकिन 1 की 2 में बनती है तो छोटी बनती है, इसलिए स्मॉल बनेगी। और रियल की रियल में उल्टा तो किया नहीं, इसलिए इमेज ही उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये सब चीज़ें देखते ही बता सकता हूँ मैं किसी भी सवाल में, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। और उसके बाद f अगर इसका 10 है तो 10 से कितनी दूरी पर है, ये फोकस से कितनी दूरी पर है, 20 दूरी पर है। तो मैग्नीफिकेशन f/x होता था भैया, f/x, तो वो दिख रहा है मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, f है 10, x है 2, 1/2, और वैसे -1/2। -1/2 क्यों सर, क्योंकि उल्टी बन रही है, समझ रहे हो गया। तो सही आंसर अगर टिक करना हुआ तो -1/2,
बाकी मैंने सब चीज़ें पहले ही निकाल रखी हैं और मेंटली हो गई ये सारे सवाल। और मैग्नीफिकेशन हाफ है, मतलब साइज़ भी हाफ हो जाएगी, डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। अब रियल बनेगी तो इसका रियल किधर होता है, इसका रियल इधर होता है भैया। तो इधर कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रियल इमेज बन रही होगी। याद होना चाहिए जो रियल इमेज होती है वही केवल स्क्रीन पर ली जा सकती है। पर्दे पर कौन सी इमेज ली जा सकती है, रियल इमेज। इसीलिए रियल की रियल, अगर रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज दे रहा है तो वो कौन सा केस होगा, या तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, ये वर्चुअल से वर्चुअल वाला नहीं देता, वो रियल से रियल वाला नहीं देता। तो समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने एक और पॉइंट लिखवाया था, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस वो होती है 4f। और वो रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था m², आपको पिछली क्लास में बताया था। m² पॉजिटिव है, धनात्मक है, m माइनस भी आया तो m² तो पॉजिटिव है, यानी मिरर की ये जो लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में बढ़ेंगे। और शुरुआत में आपको बताया था कि इन्फिनिटी से जब आप 2f तक आओगे तो ऑब्जेक्ट तो तेज़ी से चलेगा लेकिन इमेज धीरे धीरे चलेगी। 2f पर दोनों की वेलोसिटी सेम, उसके बाद इमेज भग जाएगी आगे, फिर डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी। तो फिर डिस्टेंस मिनिमम कितनी होगी, 4f, वो अपन ने निकाला था, वो आपको आना चाहिए समझ में। और ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में चलती है, अगर ये तुम्हें समझ में आता है तो मेरे को माइक्रोस्कोप समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी। अपन 25 सेंटीमीटर तक की दूरी देख सकते हैं ना, 25 सेंटीमीटर तक की दूरी। अब अपन जैसे मान लीजिए पास लाते गए कॉपी को, तो कॉपी को पास लाते गए तो अपनी रेटिना पे ही बनेगी इमेज। तो कॉपी को पास लाते जाओगे तो उसकी इमेज भी किधर जाती जाएगी, पीछे। वो अभी यही वाला लॉजिक है। तो अपने को अपनी आँखों के पावर को मेकअप करना पड़ेगा। आँखों की पावर मैं बताऊंगा आपको केवल बढ़ाई जा सकती है, आँखों की पावर केवल क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तो आप इन दोनों लॉजिक को एडजस्ट कर देना, माइक्रोस्कोप समझ में आ जाएगा कि अपने को दिखना चाहिए। एक तो अनंत तारे तो दिख ही रहे हैं अपने को, तारे दिखने का मतलब इन्फिनिटी तक अपने को सब कुछ दिख रहा है, दूर की दृष्टि बिल्कुल ठीक है। पास की बात करेंगे तो अपन जैसे जैसे पास लाते रहेंगे वैसे वैसे इमेज भी किधर जाएगी, पीछे। इमेज पीछे जाएगी, फिर भी आपको कैसे दिख रही है, इसका मतलब है कि आप पावर को लगातार क्या कर रहे हो, मसल्स के थ्रू एडजस्ट कर रहे हो। उसकी एक लिमिट होगी 25 सेंटीमीटर। तो बस अभी ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो वो अपन देख लेंगे। अभी आप 2-3 बिल्कुल आसान से सवाल बता दो भैया, 2-3 बिल्कुल आसान से सवाल। एक क्योंकि कुछ चीज़ें बतानी है मेरे को, है ना, बोल तो दी गई हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपको पता हो f इसका 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट। फटाफट इसके लिए भी आप आंसर्स बता दीजिए। तो कुछ चीज़ें, ये जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है भैया। येलो में जो कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन है, बाकी अपने मन के विचार लिख रहा हूँ मैं। डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि ये रेस को फैलाएगा, और जो रेस को फैलाएगा उसकी पावर वो नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन लेंस की जो पावर होती है ना वो f, मतलब उसमें माइनस माइनस नहीं आता, इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी आपको कितनी लेनी पड़ेगी, -10 ही लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला वही है 1/v -1/u 1/f। ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें f की वैल्यू तो आपको पता ही है -10 है, u की वैल्यू भी माइनस में ही आएगी। माइनस में क्यों आएगी, फ्लो ऑफ एनर्जी इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी इधर जा रही होंगी, ये प्लस है, फ्लो के अपोजिट जा रहे हो आप, इसलिए u की वैल्यू किस में आनी चाहिए, -10 में। ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हो यहाँ से भी। एक आध बार ये इक्वेशन लगा लेना, पता लगा कभी ये इक्वेशन लगाई नहीं, और मेंटली आप जानते हो कितने बुद्धिमान हो आप, मेंटली कर नहीं पा रहे हो, इक्वेशन लगा नहीं रहे हो ही नहीं रहे सवाल, हो ना। तो इसलिए इक्वेशन लगा लेना, 1/v -1/-10 = 1/-10। प्लस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, कितना है माइनस हो जाएगा। तो 1/v = -2/10, -2/10 आ जाएगा ना। ये भी -1/10 है, वो -1/10 आ जाएगा। v वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ये v की वैल्यू -5 आने का मतलब ये होगा, है ना, अगर रे डायग्राम आप इस तरीके से ये इधर आया होगा
और इसने और डाइवर्ज किया होगा इसे, और डाइवर्ज किया होगा, और डाइवर्ज करने के बाद और फैलाने के बाद काल्पनिक रूप से ये मिलेंगी। वास्तविकता में मिलना होता तो आगे मिलती, तो ये इमेजिनरी ही आएगी, है ना। ये इमेज कैसी बनेगी, काल्पनिक बनने वाली है, जो स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और बाकी दूसरे तरीके तो थे ही, ऐसे करता ही नहीं मैं तो क्वेश्चन ऐसे करता, यहाँ पे मान लेता इस बार ये वाला लेंथ है भैया, ये वाला मिरर है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स में मैं ये बोलता कि एफ़, इसका एफ़ इधर होता है भैया, और एफ़ 10 होता है, और ये 10 है, तो एफ़ से कितनी दूरी है 20, और ये सब मेंटली होगा, और 10/20 1/2, और ये रीजन ना 4th रीजन था, क्योंकि इस मिरर के लिए 1 2 3 इधर आता था, 4 की 3 में बनती थी, 4 की 3 में बनती थी, तो 4 रियल होता था और 3 वर्चुअल होता था, तो वर्चुअल ही बनेगी, और रियल की वर्चुअल बन रही है तो सीधी ही बनेगी। सीधी बनेगी मतलब मैग्नीफिकेशन तो इतना ही आएगा, लेकिन आधी दूरी पर आएगा। अब इसका वर्चुअल आगे नहीं होता, इसका वर्चुअल पीछे होता है, तो वहाँ बन जाएगी, तो ओरली हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन हाफ दूरी पर, 10 का हाफ 5 ही आ रहा था शायद, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5। हाँ, लिखना उसे कितना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन के अनुसार बोला ना, ऑप्टिक्स के आगे श्री लगाना पड़ेगा, ऐसे ऑप्टिक्स में आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, वो टिक सही आंसर आप टिक करना। चलिए, इसमें मैंने काफ़ी ज्ञान आपको दिया हुआ है, आप इसमें क्या कीजिए, चलिए ऐसे कुछ आपके फंडे क्लियर हैं क्या, वैसे तो बताए हुए हैं। ये लेंस है, और ये इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं, 10 सेंटीमीटर पर मिल रही हैं, और एफ भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फटाफट 1-2 आसान से सवाल आप कर लीजिए, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो इस बार ये एनर्जी की डायरेक्शन यही है, एनर्जी की डायरेक्शन यही है, एनर्जी की डायरेक्शन, इसी को अपन क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे, यही एनर्जी की डायरेक्शन है। लेकिन प्रोसेस या प्रक्रिया इससे पहले हो रही है प्रोसेस, अगर प्रोसेस से पहले रेज मिल जाती तो रियल ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, लेकिन प्रोसेस से पहले नहीं मिली, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये सब समझ में, प्रोसेस यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन, उससे पहले मिल जाती, यहाँ कहीं मिल जाती, जैसे यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट रखते तो यहीं से प्रकाश निकलता, तो वो यहीं पे मिल रहा है और वास्तविकता में मिल रहा है और प्रोसेस से पहले मिल रहा है, तो रियल ऑब्जेक्ट हो जाता। बट अभी ऐसी बात नहीं है, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया है तो आंसर आप बता दीजिए, फॉर्मूला वही है, 1/v 1/u 1/f। f की वैल्यू याद रखेंगे +10 लेनी पड़ेगी इसके लिए, और u की वैल्यू भी इस बार आपको +10 ही लेनी पड़ेगी, और 1/v। तो 1/v की वैल्यू वो कितनी आ जाती, 2/10। v की वैल्यू कितनी आ जाती, v की वैल्यू +5 वो आ सकती थी, ठीक है। और इसी को मतलब ओरली तो कह रहे हो ही रहा था, यहाँ पे मिरर बनाते हैं अपन इस तरीके का, और इस तरीके का मिरर, क्योंकि इसी की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये दूसरा मेथड है, ये अपन इस तरीके का मिरर बनाते, इसकी फोकल लेंथ इधर आती, और f कितना था 10, वो भी कितना है 10, तो 10 और 10 20, x की वैल्यू 20 है, f/x हाफ आ जाता मैग्नीफिकेशन, हाफ आ जाता मैग्नीफिकेशन, तो 10 का हाफ 5 ही आने वाला है। कैसा बनने वाला है, नेचर वेचर सब आपको बताया हुआ है, वो आप बना सकते हो सारे। चलिए, इसके बाद इसी में सिंगल लेंस का एक आखिरी सवाल और करेंगे, फिर लेंस के कॉम्बिनेशन अपन देख लेंगे। तो आप एक सिंपल से क्वेश्चन में, ये आपको लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ f है, u बताना है इफ इट प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ डबल साइज, यदि यह दुगने आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यदि यह दुगने आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यदि यह दुगने आकार का प्रतिबिंब बनाता है, हिंदी में भी लिख लेना, इंग्लिश में तो बोला ही गया है, दुगने आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आंसर आ जाएगा इसका भी। देखिए, फॉर्मूला आप लगा सकते हो, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें लेंस दिया गया है
और हमें जो लेंस दिया गया है हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है भैया, ये एक मिरर है। ये मिरर दिया नहीं हुआ है, ये मिरर हमने एज्यूम कर लिया। और ये एज्यूम करते ही मन एज्यूम करने का मैग्नीफिकेशन वो f/x होता था। मैग्नीफिकेशन f/x होता था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f/m। ठीक है, वैसे m की वैल्यू 2 दी हुई है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक इन टर्म्स ऑफ m के पदों में, इन टर्म्स ऑफ m आंसर क्या लिखोगे, u की वैल्यू चाहिए। तो फोकस से डिस्टेंस कितनी है, फोकस से डिस्टेंस f/m है। ये x क्या होती थी, फोकस से डिस्टेंस। और फोकस से डिस्टेंस में f और जोड़ोगे तभी तो पोल से डिस्टेंस आ पाएगी। तो मतलब u की वैल्यू आ जाएगी f + f/m। ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मेरे पास, समझ रहे हो क्या, डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ m। तो यहाँ पे f कॉमन ले लोगे, m + 1/m, m + 1/m f। अब फोकस के दोनों तरफ हो सकती थी ये, तो इन टर्म्स ऑफ m तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, वो टिक कर लेना। लेकिन अभी मैंने 2 दे दिया, चलिए 2 दे दिया तो कोई बात नहीं। अगर 2 दे दिया है, m की वैल्यू 2 देता मैं, तो ये यहाँ पे नीचे आता, तो x की वैल्यू कितनी आती, अगर m 2 है, अगर m की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या f/2 वो हो सकती है, यानी फोकस से f/2 दूरी पर। और फोकस से f/2 दूरी, फोकस से f/2 दूरी दोनों तरफ आ सकती है। f/2 कम भी हो सकती है और f/2 ज़्यादा भी हो सकती है। ये रहा प्यारा फोकस, इससे f/2 कम करोगे तो f - f/2 विच इज़ f/2, जो f/2 है या तो u ये हो जाएगा, और या फिर f + f/2 3f/2, 3f/2 ये u हो जाएगा। याद रखना u के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेज यहीं से निकलेंगे ऐसे। तो इसके 2 आंसर आएंगे, u की वैल्यू या तो -f/2 या u की वैल्यू -3f/2। f की वैल्यू मान लो 10 दी होती तो -5 और -15 वो आ जाता। इन टर्म्स ऑफ m एक ही आंसर देगा वो, क्योंकि m की वैल्यू फिर एक बार +2 एक बार -2 रख के 2 अलग अलग आंसर निकाल लेगा, तो अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। तो इन टर्म्स ऑफ m यही आंसर है। m की वैल्यू प्लस में रखोगे तो एक आंसर बन जाएगा, m की वैल्यू माइनस में रखोगे दूसरा आंसर बन जाएगा। m खुद वेरिएबल है, इसलिए m की टर्म्स में एक ही आंसर देते हैं लोग बाग। बाकी आपको 2 दे दे तो दोनों आंसर 3 दे दे, f - f/3 और f + f/3। आपको जो तरीके बताए गए हैं ना, वो मेंटली कर लोगे आप क्वेश्चन जैसे पढ़ाया हुआ है, अगर वैसे पढ़ोगे तो, वरना फॉर्मूले से तो सब होगा ही, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और ऑप्टिक्स में टाइम नहीं लगना चाहिए, पढ़ाई इतना शानदार है आपको। अब इसमें आप क्या कीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की अपन बात करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ने से पहले आप इसमें 2 फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं अपने पास, है ना, 2 फोकस होते हैं किसी भी लेंस के। तो जो सेकंड फोकस होता है सेकंड फोकस, यही होता है मेन फोकस, यही होता है मेन फोकस। इसी f से आप सारी चीज़ें निकालते हैं, जैसे पावर निकाली अपन ने, तो कौन सा f लिखा, वही सेकंड फोकस वाला, यही मेन फोकस है। एक होता है फर्स्ट फोकस, क्यों होता है वो देख लेंगे अपन। फर्स्ट फोकस को आप आज से मानोगे ऑब्जेक्ट पोजीशन, वस्तु की स्थिति। फर्स्ट फोकस को आपको आज से क्या मानना है, वस्तु की स्थिति, ऑब्जेक्ट पोजीशन, दैट इज़ नॉट फोकस, वो फोकस नहीं मानेंगे आज से उसे। सेकंड फोकस, 2 फोकस होंगे, क्यों होंगे वो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन सेकंड फोकस वही है जिससे आपने पावर निकाली है, जिसको आपने अभी +f और -f काउंट किया था ना, तो कौन सा फोकस था ये सेकंड फोकस की बात कर रहे थे सर आप, सेकंड फोकस, और यही मेन फोकस है। फॉर्मूले में 1/v - 1/u = 1/f में वो f कौन सा फोकस है सर, सेकंड फोकस है। पावर में अगर f आ रहा है तो कौन सा फोकस है, सेकंड फोकस है। तो सारे फॉर्मूले में जो f आ रहा है वो कौन सा फोकस है, सेकंड फोकस है, ठीक है, सेकंड फोकस है वो, ये समझ में आना चाहिए। और फर्स्ट फोकस तो क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है, वस्तु की स्थिति है, वहाँ पे आपको वस्तु को रखना है, वो कुछ फोकस नहीं है, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है बस। ऑब्जेक्ट को रखने से क्या हो रहा है वो बाद में देखेंगे, उसमें रखना किसको, ऑब्जेक्ट को रखना है। अब यहाँ पे आप सिंपली देख लीजिए, देखिए फर्स्ट फोकस का मतलब ना वही मिरर से निकाल लो आप। मिरर में अगर इन्फिनिटी से लाइट आती थी, अनंत से लाइट आती थी, तो फोकस से गुजरती थी कि नहीं गुजरती थी। अब वो जिस फोकस से गुजर रही है ना, वो फोकस कौन सा है, सेकंड फोकस।
अगर अनंत से प्रकाश आ रहा है तो वो जिस फोकस से गुजर रहा है उसी को क्या बोलना है अपने को, सेकंड फोकस। तो इसमें मैं लिख भी देता हूँ सेकंड फोकस में कि रेज इन्फिनिटी से आएंगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे मानना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे। वस्तु कहाँ पे माननी पड़ेगी, इन्फिनिटी पे। मतलब इसमें यू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। और वो जो इमेज बनाएगा, जो प्रतिबिंब बनाएगा, वो जिस फोकस पर बनाएगा वो कौन सा फोकस है, सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस में हमने ऑब्जेक्ट ही रख रखा है फोकस पे, मतलब हमने यू किसको माना होगा, F1 को। और बताओ वही उल्टा हो जाता था ना, अगर फोकस पर अपन ऑब्जेक्ट रखते थे उससे निकलने वाली रेज बाद में क्या हो जाती थी, पैरेलल हो जाती थी। तो फिर अब इसकी इमेज कहाँ पे बनने वाली है, इनफाइनाइट पे। तो ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये फोकस किसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है, ऑब्जेक्ट तो इसमें अनंत पे है, इनफाइनाइट पे है। और मिरर में भी यही होता था, मिरर में फोकस ऐसे तो निकाला था, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, वो जहाँ से कट रही हैं उसी पॉइंट को क्या बोलने का, फोकस बोलने का। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं वैल्यूज़ भी निकाल लूँगा, कुछ पॉइंट्स भी आएंगे, लेकिन सेकंड फोकस में आपको ऑब्जेक्ट की चिंता नहीं करनी है। फर्स्ट फोकस है तो वो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट रखोगे तो बाद में रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। उसको हम यूज़ करेंगे, वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले इसमें आप समझ लीजिए, वैल्यूज़ तो निकाल ही लेंगे अपन। ये ऐसे बनाते चलिए, ये रहा एक लेंस, इस लेंस में भैया इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो सर ऑब्जेक्ट तो रखा नहीं आपने। ऑब्जेक्ट रख देता तो फर्स्ट फोकस की बात थी, ऑब्जेक्ट नहीं रखी अपन ने, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से रेज आएंगी, ये कन्वर्जिंग लेंस है और रिफ्रैक्शन होगा तो कन्वर्ज होके इधर ही जाएंगी भैया। तो अगर कन्वर्ज होके ये इधर जा रही हैं तो ये जिस पॉइंट पर मिल रही हैं खुशी खुशी, ये कौन सा फोकस है, ये सेकंड फोकस है। ज़रा अपने साइन कन्वेंशन को दुरुस्त कर लेना, दुरुस्त। साइन कन्वेंशन मतलब आप जो आगे श्री लगाते हो ना, वो किसके आगे लगाना है, हर किसी के आगे श्री नहीं लगाने का, हर किसी के आगे प्लस माइनस नहीं लगाने का, वरना आंसर उल्टा हो जाएगा। तो सम्मान किसको देना है, साइन कन्वेंशन कौन फॉलो करेगा, इसमें इस बात का लोचा पड़ेगा अभी। तो बात ये है कि ये थी फ्लो की डायरेक्शन, ये थी फ्लो की डायरेक्शन। अगर ये फ्लो की डायरेक्शन है तो ये आगे वाली प्लस थी, और क्या इसी को हमने प्लस अगर लिख दूं तो फिर क्या हम जो फोकस इसकी लिखते थे 1/v माइनस 1/u 1/f, वो भी प्लस ही लिखते थे, मतलब इसी फोकस की बात करते थे आप। और देखिए होंगे दो दो फोकस, इधर भी एक फोकस होगा f और इधर भी एक सेंटर होगा, क्योंकि ये है ना, तो इसका एक फोकस इधर होगा, एक सेंटर होगा, लेकिन सेंटर ना बोल के उसे 2f बोलेंगे, क्योंकि इधर भी एक फोकस होगा और इधर भी एक सेंटर होगा। तो अब सेंटर दो दो कह दिए तो लोग हंसेंगे, या दो दो सेंटर हैं, इसलिए f और 2f दोनों तरफ होगा ना, क्योंकि ये भी एक सर्कल दिख रहा है, ये भी एक सर्कल दिख रहा है, तो एक f एक 2f, एक f एक 2f। सेंटर ना बोलने का कारण है भैया कि ये वाला सेंटर, तो इससे क्यों भेदभाव कर रहे हो, उसको सेंटर कर दो, इसलिए सेंटर नहीं कहेंगे इस बार। इसको क्या कहेंगे, बोल दो सेंटर, मैं मान लूँगा, लेकिन लोग हंसेंगे, आप बोलना 2f, सेंटर मतलब 2f हो जाएगा। इन दोनों फोकस की लड़ाई थी, कौन सा 1 कौन सा 2, कौन सा 1 कौन सा 2, तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए यही है 2, क्योंकि अगर फ्लो ऐसे आ रहा है, इसको तुम फोकस बोलते, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये -f होता, फिर तो इसकी डाइवर्जिंग पावर हो जाती, लेकिन वो तो बात नहीं है। इसका मतलब इस पे साइन वाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस पे साइन वाइन लगाओगे तो सब उल्टा हो जाएगा। तो इस फोकस की बात नहीं कर रहे हम, समझ रहे हो ना, इस फोकस में तो माइनस आता साइन कन्वेंशन के अनुसार। इसका मतलब ये सेकंड फोकस इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड फोकस वो फोकस है जो सारी कैलकुलेशन में आप रखते हो, है ना। इसका फर्स्ट फोकस कहाँ पे होगा, इसी के आगे, उस पर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहीं पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो अभी वापस से और देख लेना, फर्स्ट फोकस सब काम उल्टा करेगा एक्चुअली। अब वो याद मत करना, वरना एग्जाम में दोनों ही याद हैं और उल्टे सीधे समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको फर्स्ट फोकस बस बता ही रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये f है और यहीं पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, और यही फर्स्ट फोकस है। इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी ऐसे, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, वो ऐसे हो जाएंगी। ये लेंस हमेशा कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज ये कर रहा है क्या, कन्वर्ज रेज को पास में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। पहले तो रेज ऐसे जा रही थी और बाद में इनको पास ले आया कि नहीं ले आया, ला तो रहा है पास। अरे पहले रेज ऐसे जा रही थी भाई, ऐसे, अगर ये लेंस नहीं होता तो और फैलती, अब फैल नहीं रही हैं, पास नहीं आ गई क्या, अब ऐसे ही जाएंगी। तो नेचर सेम है, ये कर रहा है कन्वर्ज। पहले रेज ऐसे जा रही थी, ऐसे,
अब ऐसे जाके ऐसे चलेगी तो इसको कन्वर्ज ही बोलते हैं अपन। पहले की डायरेक्शन से कैसे हो गए, नीचे मुड़गी कि नहीं मुड़गी, उसी को तो कन्वर्ज कहते हैं। और क्या कहते हैं, तो हो रही है, कन्वर्जिंग होगी यहाँ पे, इस लेंस की खासियत है। तो आपकी मैथ से उसकी पावर नहीं बदलेगी, आप समझ नहीं पा रहे हो वो बात अलग है, समझ रहे हो क्या। तो फोकस कौन सा होगा, अपन ने समझने में भूल कर दी सर, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, उसका जो नेचर है वो तो वही रहेगा, है कन्वर्जिंग नेचर, समझना भी पड़ेगा। तो इसका ये फर्स्ट फोकस आ जाएगा। फर्स्ट फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसके बाद जो आपके पास बनेंगी रेज, वो सारी रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी कुल मिला के। इसी में एक और लेंस है भैया, वो फटाफट बना लो। तो यहाँ से ये भी समझ में आया हमें कि इसकी पावर क्योंकि प्लस रख दी सर आपने, इसलिए ये कन्वर्जिंग भी होगा, कई बार बोल दिया। पावर भी इसकी पॉजिटिव होएगी, फोकल लेंथ भी इसकी क्या होएगी, पॉजिटिव होएगी। अब वो लेनी है पॉजिटिव, क्योंकि इसका काम है ये रेस को क्या कर रहा है, पास में ला रहा है, लाएगा रेस को पास में, इसीलिए इसकी पावर प्लस में आएगी। उसके बाद मान लीजिए इसका एक कष्टदायक भाई होता, ये आया इसका एक भाई। बताओ भाई जो आया, इस भाई के पास फिर से आई रेज, मान लीजिए रेज आ रही हैं, तो इसमें भी फोकस बना लो, एक F बना लो, एक 2F बना लो, एक F बना लो, एक 2F बना लो, ठीक है। तो इसमें भी इन्फिनिटी से रेज लाएंगे पहले, तो हमें तो पहले सेकंड फोकस चाहिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट की क्या बात कर रहे हो, पहले तो इन्फिनिटी से रेज ले आओ सर इन्फिनिटी से रेज लाए। बताओ ये करता क्या है, ये मुझे पता है सर, ये डाइवर्जिंग नेचर का है। डाइवर्जिंग फैलाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ को नेगेटिव होना पड़ेगा सर। फंडामेंटल क्वांटिटी पावर है, पावर से फिर फोकस निकालना है अपने को, है ना। तो ये डाइवर्ज करेगा डाइवर्ज, और रिफ्रैक्शन करेगा, तो ऐसे करेगा डाइवर्ज, ऐसे करेगा भाई ये डाइवर्ज, ऐसे डाइवर्ज समझ में आएगा। पहले रेज ऐसे थी, पहले रेज पैरेलल आ रही थी, अब रेज कैसे हो गई, ऐसे खोल दिया ना रेज को इसने, इंटेंसिटी कम कर दी, फैला दिया इसने, तो यही कर रहा है। अब वास्तविकता में तो मिलेंगी नहीं है, वास्तविकता में तो मिलेंगी नहीं ये, एक्चुअली इनको जब अपन मिलाएंगे तो पीछे मिलेंगी ये। तो ये इसका कौन सा फोकस हो जाएगा भैया, सेकंड फोकस, मेन फोकस। और देखिए फ्लो का डायरेक्शन आगे था, फ्लो का डायरेक्शन आगे, फ्लो के अपोजिट, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ को अपन क्या मानते हैं, माइनस। आने भी चाहिए माइनस, वो तो पहले ही पता था सर माइनस आएगी, और क्यों आती है वो भी बता दिया आपको। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड फोकस। तो इसका फर्स्ट फोकस फिर कौन सा होना पड़ेगा, यही होना पड़ेगा फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस के लिए प्लीज़ साइन का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करोगे तो कंफ्यूज होने लग जाओगे कि सर ये वाला फोकस कि वो वाला फोकस। मेन फोकस कौन सा है, सेकंड फोकस, उसी से पावर वावर कैलकुलेशन सब उसी से करनी है आपको। ये अपन फर्स्ट फोकस बनाते क्यों हैं, फर्स्ट फोकस ना ऑब्जेक्ट पॉइंट है, वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो रेज निकलने वाली क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इन्फिनिटी पर क्या बनने वाली है, इमेज। तो हमें ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अपन ने फर्स्ट और सेकंड फोकस वो तो देख ही लिया था, याद रखना है फर्स्ट फोकस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पॉइंट आ जाएगा। और फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस की दूरी की अगर बात करें, डिस्टेंस की बात करें ना, तो फटाफट आप एक इक्वेशन लिखो, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये इक्वेशन तो थी, इसी इक्वेशन से निकाली थी अपन ने सारी चीज़ें। तुम इस इक्वेशन में बताते चलो मेरे को, अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, u कहाँ पे था, u कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। अच्छा u इन्फिनिटी अगर यहाँ पे रखोगे तो ये μ1/u है ना, u इन्फिनिटी है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और ये ज़ीरो हो गई तो इसी समय तो जो v आता था उसको हम क्या कहते थे, सेकंड फोकस। इन्फिनिटी से रे आई तो कहाँ से जाएंगी, सेकंड फोकस से। तो इस समय इस v को अगर मैं F2 रख दूँ यहाँ पे, F2, ठीक है, तो ये तो कुछ टर्म बनेगी ही बनेगी। इसको हम वैसे पावर बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम पावर बोलते थे अगर आपको पता हो। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू, ये F2 ऊपर चला गया μ2/p, तो पहले भी बताया था आपको। लेकिन फर्स्ट फोकस भी निकाल लें अपन, ये तो सेकंड फोकस है। फर्स्ट फोकस तो ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है, मतलब इस बार u आपको मानना पड़ेगा फोकस, u आपको क्या मानना पड़ेगा, फोकस। लेकिन u कौन सा फोकस हो जाएगा, फर्स्ट फोकस। और अब इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। बताइए अब आंसर कितना आएगा, v को इन्फिनिटी रखोगे तो ये पहली वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, है ना, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो हो गया, तो μ1/p आएगा, μ1 तो ऊपर आ जाएगा,
P नीचे आ जाएगा, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस μ1 अपॉन P। व्हाट दिस माइनस रिप्रेजेंट, ये माइनस क्या बताएगा कि फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की लोकेशन अपोजिट साइड होती है। अगर फर्स्ट इधर है तो सेकंड इधर ही होगा, एक में प्लस आएगा तो एक में माइनस ही आएगा, क्योंकि फ्लो की डायरेक्शन होगी ना, तो किसी एक में प्लस आएगा ऑटोमेटिकली दूसरा क्या आएगा, माइनस। तो ये माइनस तो ये बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि F1 एंड F2 अपोजिट साइड पर होंगे, F1 और F2 अपोजिट साइड पर होंगे। और यहाँ से F1 अपॉन F2 निकाल लेना, ये सिंपल सी टर्म्स है नीट और जेईई मेंस में, क्योंकि पूछ लेता है वो कि क्या वैल्यूज होंगी, कब बराबर होंगे, तो कंडीशंस नहीं अपन न्यूमेरिकली बता देते हैं। ये माइनस μ1 बाई μ2 आ रहा है, F1 बाई F2, माइनस का मतलब बता ही दिया, दोनों अपोजिट साइड होंगे। और बताओ फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की डिस्टेंस सेम दे दी किसी ने बोल दिया फर्स्ट फोकस भी लेंस से उतनी डिस्टेंस पे, सेकंड फोकस भी उतनी डिस्टेंस पे। वो तभी हो सकता है जब दोनों तरफ के मीडियम सेम हो, ताकि μ1 बाई μ2 1 हो जाए, तभी तो F1 और F2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर सेम मीडियम होगा तो डिस्टेंस फर्स्ट फोकस की लेंस से सेकंड फोकस की लेंस से बराबर होनी पड़ेगी, उसकी कंडीशन है। और अगर मीडियम अलग अलग होगा तो ऐसे हो जाएगा, तो है ही। तो यहाँ से कंक्लूजन अपन ने ये निकाला कि ये अगर लेंस है और यहाँ से ये डिस्टेंस आप माने, ये डिस्टेंस आप माने, और दोनों डिस्टेंस अगर सेम हैं, इसका मतलब इधर भी म्यू है तो इधर भी क्या होना पड़ेगा, म्यू होना पड़ेगा। भाई ये आपको समझ में आना चाहिए। इफ़ μ1 बराबर μ2 तो F1 बराबर F2 होंगे अपोजिट साइड। माइनस लगा नहीं रहा हूँ मैं, माइनस लगा देता तो वो डायरेक्शन के साथ था, दूसरी तरफ ही होंगे अगर म्यू दोनों तरफ का सेम है तब। चलिए ये अपन ने बात की फर्स्ट फोकस की, सेकंड फोकस की। फर्स्ट सेकंड फोकस की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें अपन को ना, जैसे अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको दो लेंसेज दिए जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात चालू हो गई है, अब बस हेडिंग नहीं लगवाई है आपको, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दे देगा आपको। तो पावर तो वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, पावर की वैल्यू होती है P1 प्लस P2, लेकिन वो सारे फॉर्मूले अपन को तभी लगाने हैं जब सारे के सारे लेंस क्या होंगे, पास में होंगे, उनमें D भी कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस D है ना, तो अब पावर का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। और यकीन मानिए ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, क्योंकि इससे और कुछ नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो क्या? आपके क्वेश्चन इससे केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व होएगा कि दो लेंस है और उनके बीच की ये डिस्टेंस है। दो लेंस होंगे तो P1 P2 होगा, और उनके बीच की डिस्टेंस है तो D होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो सकता। ये वैसे बताता क्या है कि दो लेंस को हम एक लेंस में बदल रहे हैं, और उस एक लेंस की पावर कितनी होगी, AP होगी। लेकिन ये फॉर्मूला ये नहीं बताता कि वो एक लेंस रखोगे कहाँ। जब पता ही नहीं है लेंस कहाँ है तो फिर U, V, F, F कुछ नहीं बता सकते आप। इसलिए इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इससे केवल यही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि यू हैव P1, आपके पास P1 भी हो, आपके पास P2 भी हो, और आपके पास D भी हो। तो बताइए हम इन दो लेंस को एक ही लेंस से बदलते तो उस एक लेंस की पावर कितनी होती, P होती। समझ रहे हो? इससे और कुछ नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब ऐसे मत देना कि अभी आपको मैं सवाल कराऊंगा कि दो मेरे पास लेंस हैं, उन दोनों के लेंस के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बताइए इमेज कहाँ पे बनेगी। तो सर पहले तो इन दोनों को एक से बदल दो, ये फार्मूला, फिर उसे रखोगे कहाँ, नहीं मालूम। इसलिए वो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले तो इमेज निकालनी पड़ेगी पहले वाले से, और जो पहले वाले की इमेज है दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, फिर दूसरे वाले की निकालनी पड़ेगी। और कोई तरीका नहीं है, ये तरीके से काम नहीं हो सकता, क्योंकि लेंस कहाँ रखोगे उसका कुछ पता नहीं है अपने को। हाँ, इस फॉर्मूले से कुछ एक पॉइंट आएगा, वो ज़रूर मैं बताऊंगा। वैसे इससे नहीं भी आता तब भी मैं बताता आपको, लेकिन इसमें यहाँ पे ये जो D होगा ना, ये तो मीटर में ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि P1 P2 आप ऐसा ही में रखोगे। ये पावर को 1/f लिखते हैं अगर, तो 1/f1 1/f2 माइनस D/f1 F2। यहाँ पे यू हैव लिबर्टी कि यहाँ पे आप किसी में भी यूनिट में रख सकते हो। मान लीजिए F1 F2 सेंटीमीटर में, तो D भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और F1 F2 मीटर में, तो D भी किस में, मीटर में, सेम यूनिट में होना ही चाहिए। तो ये आपको दो फॉर्मूले बताए गए हैं। क्वेश्चन तो इनके मैं बता ही दूंगा, लेकिन क्वेश्चन में आप ऐसे लिख लो, है ना। यहाँ से एक रिजल्ट भी आएगा, वो रिजल्ट भी पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं। बताओ इसमें ये जो इसी फॉर्मूले को 1/f को P लिख सकते थे अपन, और इधर एक एलसीएम ले लेते, एलसीएम ले लो F1 F2। बोलो एलसीएम F1 F2 लिया, ऊपर क्या बाकी रह गया,
F2 प्लस F1 माइनस डी। और मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि इन दो लेंस को रखने के बाद पावर हो गई शून्य, दे दिया किसी ने तो मैंने इसे शून्य कर दिया। और पावर शून्य करने की कंडीशन क्या, डी बराबर F1 प्लस F2 आ गई। यहाँ से ज़ीरो करोगे तो ये इधर चला जाएगा, डी उधर चला जाएगा, क्या है ना, ये मैथ्स चल रही है यहाँ पे। ये कब की कंडीशन है, डी क्या है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस। और इस डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस F1 प्लस F2 के बराबर हुई तो फिर पावर कितनी मिलेगी आपको, ज़ीरो। ज़ीरो पावर का मतलब क्या होता है, पावर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि रेज पास आ जाएंगी। पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब ना पास आएंगी ना दूर आएंगी, जैसी आ रही हैं वैसी ही चली जाएंगी। पावर जीरो का मतलब कुछ रखा ही नहीं आपने। पावर जीरो का मतलब सन ग्लासेस, धूप के चश्मे। धूप का चश्मा होता है ना, जैसे किसी को स्टाइल में लगाना हो धूप का चश्मा, ऐसा तो ना तुम्हारे पावर वाला चश्मा लगा लें, धूप का चश्मा लगा लिया अगले ने स्टाइल के लिए, उसकी पावर कितनी मानते हैं अपन, ज़ीरो मानते हैं कि ज़ीरो पावर है, जैसी रे आ रही है वैसी जा रही है, बस ऐसे काले कलर का लगा रखा है तो सुंदर दिख रहा है, समझ रहे हो क्या। तो जीरो पावर, जीरो पावर। तो लेकिन उसको मैं शो भी करूँगा। अभी आप ये कंडीशन याद रखेंगे कि अगर रेज जैसे आ रही हैं वैसी ही जानी चाहिए, तो डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज कितनी हो जानी चाहिए, F1 प्लस F2। वो प्रूफ हो जाएंगी कि क्यों होनी चाहिए, बट यहाँ से तो दिख ही रहा है। चलिए क्वेश्चन अपन देखते चलते हैं। और क्वेश्चन में सबसे पहले पावर 1 दी गई है 5 डायोप्टर, दूसरे की भी पावर दी गई है 5 डायोप्टर। और क्वेश्चन ने बोला है वह दूरी ज्ञात करें जिनके लिए इनकी कुल शक्ति ऋणात्मक होगी। पहले हिंदी में लिख लेना कि इनके मध्य की वह दूरी ज्ञात करें जिनके लिए इनकी कुल शक्ति ऋणात्मक होगी। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम सो दैट नेट पावर इज नेगेटिव। नेट पावर इज नेगेटिव। नेट पावर इज नेगेटिव। नेट पावर इज नेगेटिव। तो कुछ करना धरना है नहीं अपने को, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। इसका आंसर चाहिए अपने को, तो आंसर में एक तो फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है, P बराबर P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। P1 प्लस P2 10 हो जाएगा क्योंकि P1 भी 5 है, P2 भी 5 है, माइनस D और P1 P2 25 आ जाएगा। P1 भी 5, P2 भी 5, 25 आ गया। और ये लेस देन ज़ीरो कर दो। लेस देन ज़ीरो क्यों कर दो, ऋणात्मक करना है, नेगेटिव करना है, ये तो बोला है, तो नहीं आ जाएगा। D 25 बड़ा होना चाहिए 10 से, D बड़ा होना चाहिए 10 बटा 25 से। ये मीटर में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 40 दिख रहा है मेरे को ये। 40 सेंटीमीटर से, 40 सेंटीमीटर से बड़ी दूरी रखने पर, 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी रखने पर पावर आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में यही सब क्वेश्चन बनेंगे। या तो पूछ लेगा 1 की पावर 6, 1 की पावर 4 है, इनके बीच की दूरी 1/6 है। वो करा नहीं रहा हूँ कि आपको तीनों वैल्यूज़ दे के सॉल्व कराएं। P1 6, P2 4 तो 10 हो गया। D की वैल्यू 1/6, 6 × 4 24, 24/6, 4 आ गया, 10 - 4 6 आंसर। तो वो 2-3 वैल्यूज़ दे सकता है, सॉल्व कर लेना इस फॉर्मूले का, और कुछ नहीं है। बस आपको याद करना है कि दो पावर हो आपके पास, उनके बीच की कोई डिस्टेंस हो, नेट पावर मिल जाएगी। बट इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन सॉल्व तुम्हें अलग से ही करने पड़ेंगे अगर दो लेंस के क्वेश्चन आते हैं तब, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास ये आया था कि अगर D की वैल्यू F1 प्लस F2 हुई तो नेट पावर कितनी दिखेगी अपने को, 0 दिखेगी, है ना। उसको भी आज समझ लो, ऐसे एग्जाम्पल में बना लो। वैसे क्वेश्चन ही है ये सब, लेकिन आपको मैं इनडायरेक्ट वे में बता देता हूँ। जैसे बताइए ये इन्फिनिटी से रेज आ रही होती, इन्फिनिटी से, अनंत से ये किरणें आ रही होती। चलिए, इसकी फोकल लेंथ जो होती ना वो 30 होती। सवाल ही बना लो, इसकी फोकल लेंथ सवाल ही हो 10 सेंटीमीटर है। बताओ ये पैरेलल लाइट आई और यहाँ से पैरेलल ही निकल गई, ऐसा ये सब सवाल ने दिया हुआ है। ये डी पूछा है आपसे, सवाल बना दो, वरना तो थ्योरी थी वैसे तो। पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल ही निकल गई, इसका मतलब लेंस है ही नहीं बीच में। लेंस नहीं है मतलब पावर 0। पावर 0 का मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बन रही है ना, इन्फिनिटी पे जैसी आएगी वैसी आएगी। इसका मतलब है कि इस सिस्टम की, ये तो क्वेश्चन है,
ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, उसको आप अपने लॉजिक से भी कर सकते हो। लॉजिक से पहले कर लेते हैं। बताइए जो इन्फिनिटी से आती है वो फोकस पे मिलती है कि नहीं मिलती है? तो ये इन्फिनिटी से आ रही थी, तो ये कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी फोकस पे। इसका फोकस कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर, है ना? फर्स्ट फोकस पे कि सेकंड फोकस पे? इसका कौन सा फोकस हुआ ये? अगर कोई पूछे तो सेकंड फोकस, तो इसका F2 लिख देता हूँ, इसका F2। अच्छा, अब क्या ये इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा? अगर ये इसके फोकस पे होता तो फोकस से निकलने वाली रेज भी तो पैरेलल हो जाती हैं, तो ये इसके कौन से फोकस पे होता? क्योंकि फर्स्ट फोकस होता है ऑब्जेक्ट पॉइंट, तो फर्स्ट फोकस ऑब्जेक्ट पॉइंट है, तो ये ऐसे निकले, तो ये फोकस F1 का होता, जो भी ये भी F कितना होता? 10। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सर पावर 0 तो F1 प्लस F2 से होती है, 30 प्लस 10 से होती है, 40 सेंटीमीटर। पावर 0 है इसकी, तभी जैसी रेज आई वैसी ही चली गई, जैसी आई वैसे जाने का मतलब पावर, अगर पास में आती तो पावर प्लस होती कॉम्बिनेशन की, दूर जाती पावर नेगेटिव होती। जैसी रेज आई वैसी ही निकल गई, इसका मतलब सिस्टम की पावर 0 है। सिस्टम की पावर 0 है तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F1 प्लस F2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर 2-4 कलर हों मेरे जैसे, तो बताइए ये रे इधर आई, ये रे ऐसे आई, ये रे इधर गई और ये रे इधर निकल गई, समझ रहे हो? इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा था ना, वो ऑब्जेक्ट दिखाई ऐसे देगा। इन्वर्टेड हो गया ये, क्या हो गया ये? इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यही है FO प्लस FE बराबर D। वो नहीं दिख रहा आपको? अच्छा, पढ़ा ही नहीं हो गया क्या है FO FE। तो ये वही है, वो मैंने दूसरे तरीके से निकाल दिया। F0 प्लस FE बराबर D तो होता था, ये है ऑब्जेक्टिव आई पीस, F0 प्लस FE D होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। और जैसी रेज आ रही है वैसे दिख रही है, लेकिन उल्टी दिखेंगी। उल्टी क्यों दिखेंगी? समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। यही है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक भूमि तैयार की जा रही है, भूमिका को तैयार कर रहे हैं अपन कि वो तैयार हो जाए और फिर इसे पढ़ा जाए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप उल्टा दिखेगा, ठीक है। इसी में मान लीजिए आपको वापस से यही एक सवाल दिया होता। सवाल करेंगे अभी अपन अब सारे। ये मानिए रेज आ रही थी इन्फिनिटी से, इसकी फोकल लेंथ 30 थी, ठीक है। इस बार यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया, डाइवर्जिंग लेंस रखा हुआ है भाई, डाइवर्जिंग लेंस। और हम वही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि रेज वापस से कैसे निकलें? पैरेलल ही निकलें। अपना काम वही है, सेम काम वापस से पूछा गया है कि अपने को रेज वापस से पैरेलल ही निकालनी है। इसकी फोकल लेंथ मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 30 से छोटी मानना, 5 मान लो, D बता दो। तो कुछ समझ में नहीं आए तो सिस्टम की पावर तो 0 है, तो D की वैल्यू कितनी होगी? F1 प्लस F2। लेकिन F1 30 है सर और F2 की वैल्यू -5 है, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे रेज ऐसे आएंगी, रेज ऐसे आएंगी। आपको बताया है ना टेलीस्कोप में ही फर्स्ट फोकस क्यों पढ़ाया, वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं। फर्स्ट फोकस इसलिए बताया है कि पहले वाले की इमेज जो बनेगी ना, वो दूसरी वाले के फर्स्ट फोकस पे बनेगी। और दूसरे वाले का फर्स्ट फोकस क्या होता है? ऑब्जेक्ट पॉइंट। और ऑब्जेक्ट पे रखोगे तो वो कहाँ पे चली जाएगी? इन्फिनिटी पे। तो यही है, ये फर्स्ट फोकस पे ही बनेगी। इसका फर्स्ट फोकस इधर ही होगा, इधर ही होगा। वो आप सोचो मन ही मन कि इसमें पैरेलल लाइन आती तो वो डाइवर्ज होती, तो इसका सेकंड फोकस इधर आता, तो फर्स्ट फोकस इसका इधर ही आएगा। और ये ऑब्जेक्ट ही है, बट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, यहाँ पे इस तरीके से ये जो रेज आ रही होंगी यहाँ पे,
वो ऐसे चली जाएंगी। तो ये रेज़ यहाँ पे आने के बाद कैसी चली जाएंगी, ऐसे ही चली जाएंगी। समझ रहे हो क्या? ये इस तरीके से रेज़ आप बना सकते हो। ये रे ऐसे आएगी, इधर जाएगी और ऐसे चली जाएगी। फिर बताइए ये डाइवर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। पहले रेज़ पास आ रही थी ऐसे, अब देख लो ऐसे हो गई, तो डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका नेचर है डाइवर्जिंग का, वो करेगा। यहाँ पे देखो, वहाँ पे तो क्या था, जो ऊपर वाली रे थी नीचे चली गई थी, यहाँ पे ऊपर वाली रे ऊपर ही रहेगी, मतलब आपका मुंडा ऊपर ही रहेगा, उल्टे नहीं दिखोगे आप, दिखोगे सीधे ही। ये भी टेलीस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप। पढ़ेंगे नहीं शायद ज़्यादा, पढ़ेंगे ऊपर वाला टेलीस्कोप, बट है ये भी टेलीस्कोप। ये सीधे दिखाएगा आपको, उल्टे दिखा रहा है, रेस दिख रही है आपको, और तंत्र वही है। अब आज से याद कर लेना, ये समझ में आए अपने को तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको क्या करना है, जो पैरेलल लाइट आएगी वो फोकस से तो जाएगी, और आपको मेक श्योर करना है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वो जो पैरेलल लाइन जिस फोकस से गुजर रही है वो फोकस दूसरे वाले लेंस का कैसा फोकस होना चाहिए, फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो फिर लाइंस पैरेलल चली जाती हैं, इसलिए फर्स्ट फोकस पढ़ाया जाता है टेलीस्कोप पढ़ाने के लिए, ठीक है। और सेकंड फोकस तो वो फोकस है जिसकी सारी कैलकुलेशन करते हैं अपन, जिसको तुम +f -f बोल रहे हो, और ये फर्स्ट फोकस तो केवल ऑब्जेक्ट पॉइंट है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या क्या होगा। तो दोनों के अलग अलग मतलब हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। कुल मिला के अब मेरे को ये ज्ञान मतलब आपको कभी भी पावर 0 चाहिए तो भैया d की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, f1 + f2, और f1 + f2 विद साइन, f1 + f2 विद साइन। जैसे यहाँ पे क्या हो गया था, -5 हो गया था, ठीक है ना। तो और पावर 0 का मतलब भी समझ में आना चाहिए, रेस जैसी आ रही होंगी वैसी जाएंगी, तो वो आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन आएंगे। नीट और जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ पहले, अगर जेईई एडवांस की बात करोगे तब तो भैया लंबा चौड़ा सवाल होगा और कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ खास बात नहीं है, एक की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, फिर उसकी इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट, वैसा भी एक आध सवाल कर लेंगे। लेकिन नीट और जेईई मेंस में तो कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं जिससे तुम ओरली सवाल कर लोगे। जैसे कि पैरेलल से लाइट आने वाली कहाँ जाएगी, फोकस से, फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उसकी लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेंटर पर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर पर ही इमेज बनती थी, यानी 2f, सेंटर ना बोल के 2f है तो 2f पर ही बनेगी, लेकिन उल्टी बनती थी क्योंकि रियल की रियल बनती थी, है ना। ये समझ में आना चाहिए। और मिरर अपना पाथ कब रिट्रेस करता है, मिरर पे रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट वो तो मिरर में बताया था आपको, मिरर पे, मिरर में कैसे लाइट गिराएं कि पाथ रिट्रेस हो जाए, परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर या नॉर्मल के अलोंग, समझ रहे हो क्या। अभिलंब के अनुदिश लाइट आएगी तो ऐसे तो चली जाएगी भैया, समझ रहे, चाहे कैसा भी दर्पण हो, कैसा भी मिरर हो, अगर लाइट कहाँ से आई, परपेंडिकुलर आई तो परपेंडिकुलर चली जाएगी। मैंने आपको एक 3 रिफ्लेक्शन वाला सवाल भी कराया था, 3 रिफ्लेक्शन, उसमें तीसरे रिफ्लेक्शन में क्या होता था, 90 डिग्री आता था, इसलिए लाइट वैसे ही पास पे चली गई थी। तो ये सब कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स हैं जो सबको आते हैं और आपको भी आते हैं। अगर ये आते हैं तो फिर सवाल हो जाएंगे आपसे। तो अपन आओ क्वेश्चन करते हैं कुछ लेंस के कॉम्बिनेशन के, है ना। तो लेंस के कॉम्बिनेशन के ऐसे सवाल जिसमें कैलकुलेशन कम हो। चलिए, तो ये आप एक फोकल लेंथ बना लीजिए। फोकल लेंथ तो 10 ही पसंद है मेरे को, तो फोकल लेंथ 10 मान लेते हैं इसकी। और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर यहाँ पे एक मिरर लगाना है भैया। 30 सेंटीमीटर पर क्या लगाना है, मिरर। उसका नेचर क्या होगा, नेचर मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन, वो तुम्हें बताना है, या एफ, मतलब दोनों ही बताने, या नहीं और। तो प्रकृति भी बतानी है, एफ भी बताना है, और होगा क्या, इमेज दे रखी है उसने, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है और इमेज भी यहीं पर है, ऑब्जेक्ट भी यहीं, इमेज भी यहीं। जिस प्रकार का दर्पण या मिरर रखा जाएगा उसके बारे में आपके विचार मांगे गए हैं कि कहाँ पे अपने को ये रखना, मतलब जो मिरर रखेंगे उसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो बताइए बताइए बताइए। तो क्वेश्चंस देखते चलो। बताओ, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे, इमेज भी यहीं पे, आपको मनी मन सोचना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहीं पर है तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वापस से उसी के पास आनी चाहिए, मतलब पाथ रिट्रेस होना चाहिए,
समझ रहे हो क्या, पाथ रिट्रेस होना चाहिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट भी यहीं पे, इमेज भी यहीं पे है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज अगर यहाँ पर है तो ध्यान से देखोगे तो ये 20 को 2f लिख पाओगे। 20 को 2f लिखने का मतलब 2f पर ही ऑब्जेक्ट है, सेंटर पर ही है, सेंटर पर ही बनेगा, रियल बनेगा। रियल बनने का मतलब क्या है कि रे ऑफ लाइट जो यहाँ से निकलेगी वो आगे जाएगी, लेकिन कहाँ पे मिलने वाली है, 20 पर मिलने वाली है, 20 पर मिल जाएगी। और ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी। अब ये रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जा रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी यहीं पे मतलब पाथ रिट्रेस हो जाना चाहिए। और अगर पाथ रिट्रेस करवाना है तो कैसे आपको इंसिडेंस करवानी पड़ेगी लाइट, परपेंडिकुलर इंसिडेंस करवानी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस आप इसमें करवाते हो, या फिर ऐसे बोल दो कि यहीं पे ऑब्जेक्ट है, इसकी वापस से इमेज भी कहाँ पे बन जाए, यहीं पे बन जाए, यहीं पे। अब इसको ऐसे समझ लेना, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया और इसका ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या ये इसका सेंटर होना चाहिए, क्या ये मिरर का सेंटर होना चाहिए, क्योंकि सेंटर वाले की सेंटर पर ही बनती थी। तो इसका सेंटर मतलब सेंटर से दूरी, रेडियस की वैल्यू 10 है। 10 कहाँ से लिखी, टोटल 30 थी, ये 20 है, तो रेडियस कितने की होनी चाहिए, 10 की। और रेडियस 10 की होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे मिरर की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ 5 होनी चाहिए। फोकल लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और किस तरीके का आपको ये मिरर, इस तरीके का मिरर आपको रखना पड़ेगा। इस तरीके का ही क्यों रखा है ना, आप दूसरा क्यों नहीं बना सकते कि इसमें 90 डिग्री देख लेना, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो इसके 90 डिग्री ऐसा मिरर बनेगा और ऐसा मिरर बनेगा यहाँ पे। अपने आप इनको मिलाओगे तो कैसा मिलेगा, कॉनकेव ही दिखेगा। तो कॉनकेव रखना पड़ेगा। और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, 5 हो जाएगी। तो यहीं से लाइट जाएगी, यहीं से वापस हो जाएगी, और यहाँ से वापस आ गई तो अपना पाथ लाइट तो रिट्रेस कर लेगी सेम। अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसकी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज इधर बना देगी। तो अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। अपने से जो बोला गया था कि मिरर कैसा रखना पड़ेगा, कॉनकेव, फोकल लेंथ एफ कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कुछ भी बनाए जा सकते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जिसने नोट डाउन कर लिया हो, सेम आप लेंस वापस से बना लो। लेंस एक आप वापस से बना सकते हो, सब कुछ सेम है, बस इमेज 10 पे बनानी है आपको। सब कुछ सेम है पिछले सवाल जैसा, इमेज 10 पे बनानी है, 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सेम मैं बना भी देता हूँ। अगर ये नोट डाउन आपने कर लिया है तो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन में ये आपको f 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है ना, 20 सेंटीमीटर उधर लिख देते हैं अपन। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है और इमेज 10 सेंटीमीटर पर। और वही आपको ये दूरी, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। और वही सब पूछा हुआ है कि किस तरीके से क्या मिरर रखा जाएगा। मिरर पूछा हुआ है, उसकी फोकल लेंथ पूछी हुई है। तो मैं सॉल्व करते हुए चलता हूँ। बताइए 20 पर है, ये 20 मतलब 2f है, तो 20 पर है तो इससे जो इमेज बनेगी वो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, 20 पर ही बनेगी, 20 पर, है ना। अब आप ऐसे यहाँ तक तो क्लियर थे, और यहाँ के बाद लाइट जाएगी आगे, यहाँ के बाद लाइट आगे जाएगी ऐसे। अब इस लाइट को क्या चाहते हो तुम कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कैसे जाए, वो आपको सोचना पड़ेगा। बताओ, इमेज फोकस पे बन रही है, इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। फोकस पे तो तभी बनेगी ना जब पैरेलल लाइट आएगी। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये सब सवाल सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये खुद सोचना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो क्या। यहाँ से लाइट ऐसे जानी चाहिए, यहाँ से लाइट ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जाएगी और फिर वो कहाँ चली जाएगी, फोकस पे। इसका मतलब इस पॉइंट को ऐसी जगह रखो
जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चली जाए। सुना है फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर पैरेलल नहीं हो जाती क्या? तो इस मिरर का ये फोकस होना चाहिए, फोकस। तो यही फोकल लेंथ हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ही फोकल लेंथ हो गई, और क्या है। 10 पे ऑब्जेक्ट रखा होता अपना पैरेलल चला जाता। आपके यही क्वेश्चन आएंगे नीट और जेईई मेंस में, यही आएंगे, ओरली होंगे। ऐसे नहीं आप 5 बार इक्वेशन लगा रहे हो, आप मनी मन सोचो 3-4 पॉइंट्स हैं। इसे मैं वापस से बता देता हूँ। पैरेलल लाइन आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस पे रखोगे पैरेलल हो जाएगी, जो सेंटर पे रखोगे सेंटर की आ जाएगी, 90 डिग्री पर गिरेगी तो रिट्रेस हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हैं, उनको यूज़ करना पड़ेगा आपको। और वापस से समझा देता हूँ मैं। इसमें क्या था कि 20 पर ऑब्जेक्ट था, तो 20 पर इमेज बनी, और 20 पर जो इमेज बनी वो रेज इंटरसेक्शन के बाद रुकती नहीं है, रेज तो जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। एक रे दूसरी रे को कभी छेड़ती नहीं है, मैंने शुरुआत में पहले लेक्चर में लिखवाया था। तो ये रे इधर चली जाएगी, ये दूसरी रे इधर चली गई। और उसके बाद हमें फोकस पर इमेज चाहिए, वो तभी बन सकती है जब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद समांतर आ जाए, पैरेलल आ जाए। पैरेलल करना है, इसका मतलब ये फोकस होना चाहिए भैया, ये फोकस होना चाहिए मिरर का। और इधर से रिफ्लेक्शन करवाना है तो ऐसा ही मिरर मान लो यार, ऐसा मिरर होगा कॉनकेव। फोकल लेंथ इस बार कितनी आ जाएगी? फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है ना। क्वेश्चन, अरे 10, मैं तो मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, तो -10 बस तुम लगाना। अब इतना पढ़ाने के बाद प्लस माइनस थोड़ा ना लड़ेंगे अपन। -10 आए उसी को टिक करना है, अपन तो मैग्नीट्यूड परिमाण निकाल रहे हैं भैया। वो -10 ही है, वो सही है। श्री लगाना है, बोला ना ऑप्टिक्स में आगे श्री लगाना पड़ेगा। श्री का मतलब साइन लगाना पड़ेगा आपको, वो साइन बिल्कुल सही है। साइन का ज्ञान आप मेरे को मत दो, मैं साइन वाइन जब होगा तब लगा लेंगे। एफ़ की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक और आप क्वेश्चन बना लो, एक क्वेश्चन में फिर से वही है। एफ़ की वैल्यू है कुछ, एफ़ की वैल्यू है 10, एफ़ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर पर वापस से अपने को एक क्या रखना है, मिरर रखना है। और ऐसे रखना है कि इसमें पैरेलल लाइट आ रही थी, पैरेलल लाइट आ रही थी और पैरेलल ही वापस जा रही है। पैरेलल लाइट आई और पैरेलल लाइट वापस चली गई। पैरेलल लाइट आई, पैरेलल लाइट वापस चली गई, ऐसा कुछ क्वेश्चन ने बोला है। तो पैरेलल लाइट आई है, पैरेलल चली गई है, ये आपसे बोला हुआ है। बताओ पैरेलल लाइट आएगी, या फिर पहले आसान सवाल करोगे, पहले 20 को पैरेलल बना लो, या पैरेलल को पैरेलल भी बना सकते हो। चलो बताओ पैरेलल लाइट आएगी तो कहाँ से जाएगी? पैरेलल लाइट आएगी तो फोकस से जाएगी। फोकस मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। अगर ये 10 हो गया, अब बताओ इस 10 पे ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और आपको अब यहाँ पे ना वापस से इसकी इमेज जो बनानी पड़ेगी, वो इमेज यहीं पे बनानी पड़ेगी। कि पाथ रिट्रेस ही तो करवा रहे हो, और क्या करा रहे हो? पाथ रिट्रेस ही तो करा रहे हो, उसी को आके उसी को। तो फर्स्ट सवाल जैसा ही हो गया, पाथ रिट्रेस ही हो रहा है, पाथ रिट्रेस ही हो रहा है। और क्या हो रहा है? पैरेलल लाइट आई, पैरेलल चली गई, तो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से जा रही है, तो पाथ रिट्रेस हो जाएगा। आपको इसको इस मिरर का क्या बनाना पड़ेगा? सेंटर बनाना पड़ेगा। इस मिरर का क्या बनाना पड़ेगा? सेंटर। अगर ये मिरर का सेंटर बन गया तो ऐसे ही लाइट जाएगी, ऐसे वापस आ जाएगी, ऐसे वापस चली जाएगी। सेंटर का मतलब इस बार रेडियस हो जाएगी 20, नहीं क्या? रेडियस 20, एफ कितनी? 10 ही है, उसको प्लस माइनस आप खुद लगा लेना, ठीक है ना। पाथ रिट्रेस ही हो रहा है, रिट्रेस हो जाएगा पाथ। और इसी में आप क्या कीजिए, और भी ऐसे सवाल करेंगे, 2-4 तुम कर लो, ये सवाल तुम्हारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। इस बार इसी में आप क्या कीजिए, लास्ट के 2 सवाल नहीं है, जो चीज़ें समझानी है। एफ़ की वैल्यू वही 10 सेंटीमीटर मान लो, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ इस बार, 20 सेंटीमीटर पर
ऑब्जेक्ट मान लीजिए 30 सेंटीमीटर पर, मिरर विरर जो भी रखेंगे वो बताना है आपको, और लास्ट में रेज ऐसे जा रही है भैया, फाइनल रेज दी हुई है, फाइनल रेज दी हुई है, अंतिम रेज 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, लास्ट में रेज हो गई पैरेलल। बोल देगा कि हमने 20 पर रखा है और लास्ट में इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, उसी को यही कहते हैं अपन। 20 सेंटीमीटर पे रखा, अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, इन्फिनिटी पर। अनंत, इन्फिनिटी, उसके बारे में तुमसे पूछा गया है। तो पाथ रिट्रेस, चलिए तो इसका आंसर भी तो निकाला ही होगा आप लोगों ने। बताओ फटाफट, 20 पे रखा है, 20 तो 2f था, f है 10, 2f कितना है 20, 2f बोलो तो सेंटर, सेंटर की सेंटर पे भी बनती है, रियल बनती है, लेकिन रियल आगे बनेगी इसकी, वो बार बार कंफ्यूज मत हो जाना। तो इधर से लाइट आई, इधर से लाइट आई, और कहाँ चली गई भैया, इधर बन गई, कितनी दूरी पर, 20 पर। अब 20 से लाइट इधर जो जाएगी ना, 20 से लाइट जानी चाहिए इधर। अब इधर पैरेलल कैसे हो जाएगी, जब फोकस पर इमेज बन जाए, मिरर की इमेज। देखिए यहाँ से लाइट निकले और उसकी इमेज कहाँ पे चली जाए, उसकी इमेज कहाँ पे बन जाए, फोकस पे, क्योंकि जो फोकस से लाइट निकलती है वो वापस से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि अपनी ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मिरर का, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मिरर की ये क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। वापस से समझा देता हूँ, फिर तो एक लाइन जरूर लगाऊंगा मैं। तो इसमें यहाँ पे क्या था, 20 पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, 20 से रेज निकली, 20 पर ही इमेज बन गई, 20 पर इमेज बनी, लेकिन हम चाहते हैं कि लास्ट में रेज पैरेलल हो जाए। रेज पैरेलल तभी होंगी जब फोकस से आती हुई नज़र आएंगी। तो इसका मतलब इसको इमेज कहाँ पे बनानी पड़ेगी, फोकस पे। अब फोकस पे जो चीज़ है वो फर्स्ट फोकस, और उसके लिए अपन देख लेंगे भैया क्या क्या हो रहा है, समझ रहे हो क्या। तो फोकस से जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे रेज कैसे चली जाएंगी, पैरेलल। तो मतलब इस मिरर के लिए, ये जो भी मिरर है और रिफ्लेक्शन इसी साइड पे हो रहा है, ऐसा ही होगा कॉनकेव मिरर। इस मिरर के लिए फ्लो तो एनर्जी का ऐसा था, फ्लो ऐसा था। तो ये 20 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट मतलब u की वैल्यू तुम्हें रखनी पड़ेगी -10। -10 क्यों, फ्लो इधर है तो फ्लो के उल्टा जा रहेगा। और इमेज की वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब v की वैल्यू वो रखनी पड़ेगी -20। -20 क्यों, क्योंकि इसका फोकस 10 पे होगा, इसका फोकस 10 पे होगा, तो फिर यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20। तो मिरर फॉर्मूला लगाइए इसके लिए, 1/v - 1/u = 1/f। f आ जाएगा, जब v और u है तो f तो आएगा ही आएगा। तो एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी छोटी सी। आप पॉइंट समझिए जो जो बताया जा रहा है, क्वेश्चंस जो भी दिखें, क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे, और अपने 1 मिनट के सवाल आएंगे। नीट जेईई मेंस में भैया 1 मिनट 1.5 मिनट में सवाल हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं, सवाल तो इसमें ऐसे बन सकते हैं कि यहाँ पे 2 अपन लेंस रख दें तो 3 बार रिफ्रैक्शन हो, समझ रहे हो गया। तो लेकिन वो तो लेंथी सवाल है कि आप कितनी बार डायरेक्शन वायरेक्शन लेते हो। अपने तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे जो आपको दिमाग से करने पड़ेंगे, और बड़े बड़े सवाल का छोटे छोटे पार्ट ही है, बड़े बड़े पार्ट सवालों के छोटे छोटे पार्ट की ये सोचना चाहिए आपको एग्जामों में। बाकी आंसर तो कुछ ना कुछ आया ही होगा। 1/v 1/-20 -1/-10। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। ये प्लस यहाँ पे ज़रूर लगा लेना, क्योंकि अपन कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, मिरर फॉर्मूला। तो ऐसे भावनाओं में मत खो जाना जैसे मैं खो जाता हूँ भावनाओं में। 1/v + 1/u 1/f, आंसर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। इतना ज्ञान दे रहे हो तो आंसर भी ज़रूर निकाला होगा तुमने। 1/f -20, तो अपने पास कितना आ जाएगा, -1/20 और -1/10, तो ऊपर बन जाएगा, नीचे -20, ऊपर 3, -20/3 आ रहा है शायद, तो -20/3 आ जाएगा। f की वैल्यू -20/3 सेंटीमीटर। तो छोटे मोटे कैलकुलेशन जरूर करवा सकता है आपसे। लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला वो जरूर ध्यान से देख लेना। मिरर था, मिरर फार्मूला लगाने का, 1/v 1/u 1/f, आंसर आ जाएगा। तो आपको एक तो मैंने फार्मूला बताया हुआ है, एक फार्मूला बताया हुआ है कौन सा, जब पावर 0 हो तब d की वैल्यू f1 + f2,
और एक फॉर्मूला तुम और याद कर लो, अगर d की वैल्यू है F1 प्लस 2F2, F1 प्लस 2F2, सवाल करा दिया मैंने बट तुमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान तो तुम देते नहीं हो ना कभी। पाथ रिट्रेस हो रहा है क्या यहाँ पे, पाथ रिट्रेस, ये क्या था F1, R को क्या लिखेंगे 2F2, जब भी F1 प्लस 2F2 डिस्टेंस हुई अपने आप पाथ क्या होगा, रिट्रेस होगा रिट्रेस, क्योंकि अगर F1 पर इमेज बनी है तो 2F2 डिस्टेंस पे रखा है, मतलब उसके रेडियस पे ही रखा है आपने, रेडियस पे रखा है तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा, पाथ रिट्रेस होना पड़ेगा। उसको आप F1 प्लस 2F2 होने पर पाथ रिट्रेस होगा, रिट्रेस। और कुछ डाउट हो इसमें तो वो चित्रकारी कर सकते हो आप। देखिए ये एक लेंस था, इससे पैरेलल लाइन आई और वो कहाँ पे मिली, F1 पे, और दूसरे के लिए ये डिस्टेंस मैंने कितनी बोल दी, 2F2 रख लो। तो 2F2 सेंटर होता है कि नहीं होता है, तो अगर 2F2 सेंटर हो जाएगा तो यहाँ पे लेंस तो क्या, जो मिरर रखा होगा आपने, मिरर से टकराने के बाद वापस से लाइट अपने पास को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, करना ही पड़ेगा उसे। F1 F2 साइन के साथ होने चाहिए, कल को ये कॉन्वेक्स हो जाता तो यहाँ पे माइनस आने लग जाता है ना, तो यहाँ पे भी विद साइन ही है, विद साइन ही है, और यहाँ पर भी फॉर्मूला विद साइन ही आएगा, विद साइन आना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसको है ना, दोनों फॉर्मूले दें, पावर ज़ीरो करना है, पाथ रिट्रेस कराना है, तो पावर ज़ीरो करना है तो लेंस के बीच में दूरी, और पाथ रिट्रेस कराना है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा मतलब एक लेंस होना पड़ेगा, एक मिरर होना पड़ेगा, और ये तो किसकी आ जाएगी, लेंस की, ये 2F2 किसकी आ जाएगी, मिरर की, समझ रहे हो क्या, ये किसके लिए आ जाएगा, मिरर के लिए। ऐसा भी कोई डाउट हो आपको, ये मिरर और ये लेंस, पाथ रिट्रेस हो जाएगा। और उसको आप ऐसे देख लो, उसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट ये बताइए, ये एक लेंस बनाइए भाई, फोकल लेंथ 20 का, फोकल लेंथ 20 का, और कोई फोकल लेंथ दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर दी हुई है ना, मिरर की। ये मिरर कैसा है नहीं बताया, मिरर कैसा है नहीं बताया, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। मानिए वो फॉर्मूला नहीं बताया मैंने आपको, कैसे माने सर, बता दिया आपने तो फॉर्मूला। तो ये बताओ, ये जो पैरेलल लाइट आएंगी, ये पैरेलल लाइट जो आएंगी वो कहाँ से गुजरेंगी, ऐसे गुजरेंगी भैया। ये क्या होगा, इसका फोकस होगा F1 मतलब 20 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना ये। अब बताइए, मुझे पाथ रिट्रेस करवाना है, मुझे करना पाथ रिट्रेस, एक बार रखना है कॉनकेव, एक बार रखना है कॉन्वेक्स। पाथ रिट्रेस का मतलब होता है जो पाथ है ना उसके परपेंडिकुलर मिरर होना चाहिए, उस पाथ के परपेंडिकुलर। इस पाथ के परपेंडिकुलर बताना जरा मेरे को पहले, इस रास्ते के परपेंडिकुलर। तो इस रास्ते के परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है क्या, लंबवत है क्या इससे, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है क्या, लंबवत है क्या, ये रख दिया मैंने ऐसे। ये कौन सा दर्पण है, ये कॉन्वेक्स हो गया भैया। अपने आप दूरी 20 से कम आएगी, आएगी क्योंकि माइनस में होती होगी ना इसकी फोकल लेंथ, माइनस में होती होगी, तो 20 माइनस 8 12 आएगी फिर तो, समझ रहे हो क्या। और इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है क्या इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन है क्या इसके परपेंडिकुलर, तो इस बार ऐसे बनेगा मिरर। ये कौन सा आया, कॉनकेव। कॉनकेव के लिए दूरी दिख रही है ना ज़्यादा, ये आएगा F1 प्लस F2, 2F2। और ये दूरी अपने आप आपको दिखेगी कि इसकी फोकल लेंथ, जैसे ये 90 डिग्री पे आया, ये 90 डिग्री पे आया, तो 90 डिग्री पे आया तो ये कहाँ पे मिल रहा होगा, सेंटर पे मिल रहा होगा सर। सेंटर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है सर, 4 दी हुई है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सर, ये 8 हो जाएगी। ये कुल दूरी कितनी थी सर, 20 थी, तो 20 और 8 तो ये 12 हो जाएगी। होना पड़ेगा, मैथ्स लगाओ, वो मैं अलग अलग चित्र भी बना सकता हूँ अगर। और दूसरे में क्या है, दूसरे में ये दूरी कितनी थी, 20, और ये इसका सेंटर होना पड़ेगा, और इसका सेंटर फिर से वही 2R ही होगा, 2F ही होगा, 2F मतलब फिर से 8 हो जाएगा, तो 20 प्लस 8 28 हो जाएगा वो।
तो वो तो समझ में आना चाहिए ना, परपेंडिकुलर बना रहे हो आप तो अपने आप दिख जाएगा कि आपको F1 में -2F2 करना है कि +2F2 करना है। वैसे तो साइन कन्वेंशन है, और साइन कन्वेंशन नहीं भी हो तब भी समझ में आना चाहिए ना, रे के परपेंडिकुलर आप बनाइए, अपने आप आपको दिख जाएगा। तो ये आंसर कुल मिला के यही आ जाएगा, F1 + 2F2 और विद साइन, चिन्ह के साथ। ये जो मिरर है, मिरर की फोकल लेंथ साइन के साथ, चिन्ह के साथ रखनी पड़ेंगी। हो जाएंगे सारे सवाल, कुछ खास बात नहीं है। आप चीज़ें जो बताई जा रही है उनको पकड़ने का प्रयास कीजिए कि किस किस तरीके से ये हो सकता है। क्या पाथ रिट्रेस कराने का और भी कोई तरीका है? पाथ रिट्रेस, उसमें कुछ क्या है, कुछ ज्ञानी लोग ज्ञान दे सकते हैं अपना। तो ये सब चीज़ें सही हैं जो पढ़ाई हुई हैं, लेकिन ये बताओ, ये अपने पास इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 20 थी। और तो ये लाइट कहाँ पे चली जाती? 20 पे चली जाती। मान लो कोई भी मिरर होता है जिसका पोल यहाँ पे होता, पोल ही यहीं पे होता, तो चाहे कॉन्वेक्स होता चाहे कॉनकेव होता, अगर दोनों का पोल ही यहीं पे होता तब भी पाथ रिट्रेस होता क्या? पैरेलल लाइन पैरेलल तो रहती लेकिन रिट्रेस नहीं होता। एक्चुअली जो लाइट ऊपर से आ रही है ना, वो पोल पे सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन के कारण इधर चली जाती, तो पाथ रिट्रेस नहीं हुआ। जो लाइन ऊपर आई वो लाइन नीचे से चली गई, तो जो लाइन नीचे से आएगी, मान लीजिए दो कलर होते हैं वॉयलेट और रेड, तो वॉयलेट पहले ऊपर था, वॉयलेट नीचे दिखता। कुछ लोग बोलते हैं इसे रिट्रेस नहीं कहते, इसे कहते हैं पैरेलल तो रही लेकिन सीधी उल्टी हो गई अब। तो पोल पे जरूर, तो ये डिस्टेंस आप 20 भी मान सकते हो कि 20 पे सर पोल ही बन जाए, लेकिन 20 पर अगर पोल बनेगा तो ऊपर से जो रे ऑफ लाइट आई होगी ना, वो टकराने के बाद किधर से चली जाएगी? नीचे से चली जाएगी, ठीक है ना। तो पोल वाला केस कोई पूछे तो बता देना भैया, इसमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज वो ठीक इन्वर्ट हो चुके हैं अगर पोल को रख लिया है आपने चालांकी दिखाते हुए। पाथ रिट्रेस तो ऐसे भी हो जाएगा, पाथ रिट्रेस नहीं हुआ है, ये इस तरीके से इसकी साइड चेंज हो गई है। तो जो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं अपन, उसमें सब पॉइंट हो चुका है, एक पॉइंट बाकी रह गया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट और बाकी, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड और एक एब्रेशन, और 2 पॉइंट पढ़ेंगे अपन। और सारी कैलकुलेशन आप सवाल लगा लो, सब सवाल हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करो तो सब सवाल जितने बताए गए हैं वो सब हो जाएंगे आपसे। कॉम्बिनेशन में यही 2-4 पॉइंट्स पूछेगा आपसे, और ऊट पटांग सवाल मैं और करा नहीं रहा हूँ। एक का ऑब्जेक्ट दूसरे की इमेज अपने आते नहीं है, वैसे ऊट पटांग सवाल आएँ तो वो हो सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसी में क्या लिखो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें वैसे तो फॉर्मूलेज आएंगे। और बताइए, एक पॉइंट बताया था आपको, पॉइंट ये बताया था आपको कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की जो दूरी है d, वो d हमेशा बड़ी होगी किससे? 4f से। प्रूफ करा है आपको होम असाइनमेंट में, सवाल भी है ये। डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब क्या है? बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जो लाइट होती है ना, वो तो इमेज और ऑब्जेक्ट, मतलब अगर देखो ऑब्जेक्ट रखा और इमेज यहाँ पे बन गई, तो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से इमेज पे गई होगी, और फिर जहाँ इमेज बनी है वहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वही सेम लाइट इमेज कहाँ पे बना लेगी? ऑब्जेक्ट पे बना लेगी। तो वही लाइट है, इधर जाए उधर जाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए, रिवर्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए ये कोई भी लेंस होता और ये एक ऑब्जेक्ट होता जिसकी डिस्टेंस x होती, और y डिस्टेंस पे इसकी क्या बन गई होती? इमेज बन गई होती। ऑब्जेक्ट और ये y डिस्टेंस पे इमेज, तो इसको ऐसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट मेथड में कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इसकी रियल इमेज स्क्रीन पे बनी, अब हमने इस लेंस को क्या किया? डिस्प्लेस करना चालू किया। डिस्प्लेस करना चालू किया तो बताएगा कि वापस से हमने लेंस को किसी दूरी पर ले गए, तो वापस से हमें क्या मिली? इमेज मिली। अगर वापस से इमेज मिल रही है ना, तो यही हुआ होगा कि अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी? x, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी? y। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? रिवर्सिबिलिटी देखिए आप, यहाँ से जो भी लाइट गई इधर, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो किधर आएगी? उधर ही आएगी।
तो ऐसा ही कुछ है, यहाँ से निकलेगी इधर आएगी। तो मतलब समझ में आना चाहिए आपको, ऐसे डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये लेंस को इधर उधर नचाएगा ना, तो लेंस की दूरी चाहे ऑब्जेक्ट से चाहे दोनों सिरों से वो सेम होगी। तो मैं कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ आपको, है ना, कुछ डेरिवेशन में फॉर्मूलेज आ ही जाएंगे, और उनके अलावा तुम अपने लॉजिक से भी सवाल कर सकते हो। फॉर्मूले से करना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है। रिवर्सिबिलिटी याद रखना कि लेंस की डिस्टेंस दोनों एंड्स से क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। लेंस की डिस्टेंस दोनों एंड से क्या होगी, सेम होगी। ये मेरे खुद का निकाला हुआ पॉइंट है मैथ्स का, इससे मैं बिना फॉर्मूले के सवाल कर लूँगा, और तुम्हें फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला लगा देना। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। फॉर्मूला मुझे तो याद है नहीं, मुझे तो अभी भी डिराइव करना पड़ेगा, है ना। आप फॉर्मूला याद करना चाहो याद कर लेना। बस ये कुछ चीज़ें समझ में आई मेरे, और उसके बाद आप फटाफट बताइए कि ये ऑब्जेक्ट है x1 डिस्टेंस पे और ये इमेज है x2 डिस्टेंस पे, और फिर ये डिस्टेंस x1 हो जाएगी और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2। रिवर्सिबिलिटी लगाते हुए, समझ रहे हो। और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस को लोग बाग कैपिटल डी कहते हैं, आप भी कैपिटल डी कहो। और क्वेश्चन बोलेगा, एक तो डी देगा तुम्हें कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस इतनी है ना, वो देगा, वो दूरी 4f से बड़ी होनी चाहिए। और फिर बोलेगा हमने लेंस को 10 सेंटीमीटर और खिसकाया, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच की दूरी देगा तुम्हें, जिसको मैं क्या मान रहा हूँ, x। दो चीज़ें दे सकता है तुम्हें। ऑब्जेक्ट पहले हमने रखा 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज बन गई यहाँ पे, फिर हमने वापस से उसे कुछ खिसकाया, तो ये सब देगा आपको। तो x दे देगा, d दे देगा आपको। तो कुछ फॉर्मूलेज बनेंगे, बताते चलिए। तो और साथ में मैं एक दो डेरिवेशन कर ही रहा हूँ, तो बता दो। मैग्नीफिकेशन बोलो इसका, मैग्नीफिकेशन v/u, v/u, तो ये कितना हो जाएगा, v/u हो जाएगा। समझ रहे हो क्या। आपको ये x2 x1 ऐसे नहीं देगा वो, x2 x1। ये मेरा लॉजिक है कि अगर यहाँ से ये x1 है तो ये डिस्टेंस x1 होगी, वो ऐसे नहीं देगा। वो देगा कि 20 सेंटीमीटर पर हमें एक इमेज मिली, फिर हमने उसे 20 सेंटीमीटर और जब खिसकाया तब हमें वापस से वही स्क्रीन पर इमेज मिलने लग गई। तो वो आपको हो सकता है केवल x1 दे दे, केवल ये x दे दे। समझ रहे हो क्या। लेकिन वो जो भी देगा, अगर रिवर्सिबिलिटी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे स्क्रीन रख दी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे स्क्रीन रख दी, हो ना हो ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस इसको होना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या, तभी रिवर्सिबिलिटी हो सकती है। तो आपको क्या वैल्यूज़ देता है वो सब मैं बता देता हूँ। ये m1 आ गया, यहाँ से m2 की वैल्यू निकालोगे तो वो x1/x2 हो जाएगी। इस बार इमेज x1 अपॉन v/u x2, ठीक है, ये m2 हो जाएगा। क्या यहाँ से तुम्हें एक नया फॉर्मूला मिल गया, m1 m2 = 1। बोलो, याद करना है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में मुझे तो कुछ फॉर्मूले याद है नहीं, रिवर्सिबिलिटी याद रखो। बाकी फॉर्मूलेज की जहाँ तक बात है, एक तो ये याद रखना है m1 m2 दोनों में जो मैग्नीफिकेशन आएगा उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए फिर आपसे इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ के बारे में बोल सकता है। तो इसमें बताइए I1 जो पहले की इमेज बनी होगी वो m1 टाइम्स ऑब्जेक्ट साइज़ होगा कि नहीं होगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब यही होता है। I2 कितना होगा, m2 टाइम्स ऑब्जेक्ट साइज, वस्तु की आकृति का m2 गुना होगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते तो I1 I2 बराबर m1 m2 इंटू ऑब्जेक्ट साइज का स्क्वायर। क्या m1 m2 आपके जैसा है, बिल्कुल एक नंबर। और अगर ये एक है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट साइज √I1 I2। अब कौन सा फॉर्मूला आपसे लगवा ले आप देख लेना, बाकी मैं जो प्रूफ थोड़े बहुत हैं बता देता हूँ आपको। तो x1 पे अपन ने रखा तो इमेज x2 पर मिली, तो दूसरी तरफ से जब दूरी x1 होगी तो ऑब्जेक्ट x2 पर रहा होगा। वहाँ से ये दो रिजल्ट्स आए हमारे पास। फिर वापस से इसी चित्र को देखते हुए, है ना, दो कैलकुलेशन, दो रिजल्ट आ चुके हैं। m1 m2 1 हो गया है और ऑब्जेक्ट साइज √I1 I2, है ना, इमेज का जो भी साइज़ है I1 I2। इसके बाद इन दोनों को देख के x1 x2 में कोई रिलेशन है क्या। यहाँ से x2 - x1 कितना दिख रहा है, फटाफट लिखते चलो।
x2 माइनस x1 बराबर x। x2 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना, उसमें से x1 माइनस करो तो केवल यही बाकी रह जाएगा। तो x2 माइनस x1, ये ऊपर वाला भी देख सकते हो आप, ये x2 है ऐसे मान लो। ऊपर वाला चित्र देख लो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ये x2 ये x1, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। और x2 प्लस x1 कितना है, x2 प्लस x1 तुम्हें सुंदर d दिखेगा। ऊपर वाले चित्र से देखो, ये x1 प्लस x2 मिला के कितनी है, दूरी d है। डेरिवेशन करना पर्पस नहीं है, लेकिन फॉर्मूले मुझे याद नहीं है एक्चुअली, तो इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करोगे तो x2 और x2 ऐड करके 2x2 बराबर d प्लस x अपॉन 2 आ जाएगा फिर, क्योंकि 2x2 है। इनको जोड़ दिया अपन ने, d प्लस x, x1 d माइनस एक्स बाई 2 होना पड़ेगा, क्योंकि इनको जोड़ के d तो लाना है ना, तो इनको जोड़ दो। देखो इनको जोड़ोगे तो x/2 से x/2 कैंसिल, d/2 d हो जाएगा, x1 इतना ही होगा। तो x2 d प्लस एक्स बाई 2, x1 d माइनस एक्स बाई 2, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये पॉइंट्स सारे लगभग मेरे ख्याल से बता दिए हैं तुम्हें, यही पॉइंट्स आएंगे इसमें। आप एक रिजल्ट m1 माइनस m2 का भी लोग बोल रहे हैं कि बताओ, वो भी मेरे को तो याद है नहीं, वो आप निकाल लो, सब वैल्यूज़ तो आपको बताई है मैंने। m1 माइनस m2 का रिजल्ट वो भी आप देख लो एक बार, निकालो m1 माइनस m2 का रिजल्ट, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, m1 कितना था, m1 x2 बाई x1 की x1 बाई x2, x2 बाई x1, अच्छा x2 बाई x1 है क्या, तो देख देख के लिखना पड़ेगा। x2 बाई x1 बोलो, x2 बाई x1 d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स, ओ माइनस d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। चलिए फटाफट फटाफट, m1 माइनस m2 नीचे कितना आ गया, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2xd 4xd। ये रिजल्ट आना चाहिए और ये रिजल्ट आ भी रहा है, तो बस यही रिजल्ट अपने पास आ जाएगा जो तुम्हें याद करना है, m1 माइनस m2। और ठीक है, इस रिजल्ट को छोटा ज़रूर कर सकते हो आप, छोटा कैसे करोगे वो भी अभी बता देता हूँ। ये वापस से यही चित्र दिखा रहा हूँ, देख लो चित्र देख लो फटाफट, ये चित्र दिख ही रहा है, इसमें एक बार लेंस फार्मूला लगा दो। लेंस फार्मूला क्या कर रहे हो सर, ये अलग अलग फार्मूले सब बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फार्मूले से कौन कौन सा रिजल्ट आया है। इसका लेंस फार्मूला लगाओ। लेंस फार्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u 1/f। 1/v कितना था, 1/v, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x2, x2 प्लस में आ जाएगा, माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस x1, 1/f। दो चीज़ें अपन ने x1 x2 निकाला ना, तो x1 x2 से दो चीज़ें निकल सकती थी। m1 माइनस m2 में भी x1 x2 आता था, और ये जो अपन ने लेंस फार्मूला लगाया है इसमें भी क्या आता था, x1 x2। बस ये दो चीज़ें निकालनी थी, वो एक तो निकाला ही है, इसको रख दो यार, x1 x2 हिम्मत करके लिखो, क्या कैलकुलेशन करवा रहे हो मेरे से। तो 1/v माइनस 1/u 1/f, v आपको पता ही होना चाहिए, v प्लस में है, ये माइनस में है, आओ कुल मिला के मुझे ही सब कुछ कष्ट लेना पड़ेगा, मुझे समझ में आ रहा है। तो आप इसमें बताइए कि इस फॉर्मूले में 1/x2, x2 कितना आ जाएगा, d प्लस एक्स अपॉन 2 किधर आ गया, 2 ऊपर आ गया। अच्छा माइनस माइनस प्लस, प्लस में d माइनस एक्स नीचे, ऊपर 2 और बराबर कितना आ जाएगा, 1/f। 1/f अब तो आ जाएगा 1/f की वैल्यू कितनी, नीचे कितना आया, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2d 4d, x तो कैंसिल हो गया, तो फिर f की वैल्यू कितनी आई, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। याद करना है, वरना मेरे जैसे डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में अगर डेरिवेशन ही करोगे
तो फिर सवाल कब सॉल्व करोगे? तो आपको x क्या था, x क्या था, x2 माइनस x1, d क्या था, x1 प्लस x2, है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस वो कितनी है, d, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस का डिफरेंस x2 माइनस x1 वो कितना था, x था। ये f है हमारे पास, f, ठीक है ना। डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d, देखिए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाला 4d एक्चुअली ऊपर चला गया, इसलिए ये एक्स एफ लिखा है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 लिखा है x अपॉन f, x डिवीजन में f, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। तो मुझे क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए ये मैं तो तुम सिचुएशन दोगे वैसे ही कर लूँगा। आप जरूर फॉर्मूले याद करना, हो सकता है आपके लॉजिक ना चलें। तो फॉर्मूले क्या क्या हैं भैया इसके, x1 x2 याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो ये याद करने वाले हो m1 m2 कितना है, बहुत सारे डेरिवेशन करा दिए। m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1, ये पहला रिजल्ट है, ये याद करना है। m1 m2 1 आएगा, इसका मतलब एक मैग्नीफिकेशन 4 है तो दूसरा मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 1/4। और अगर मैग्नीफिकेशन है तो m1 माइनस m2 xf भी है, तो x या f में से कोई एक चीज़ देगा तो दूसरी आ जाएगी, है ना। मतलब ऐसे सोचने का कि फॉर्मूले कैसे लगेंगे। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला भाई, ऑब्जेक्ट का साइज √I1 I2, सेकंड। थर्ड फॉर्मूला m1 माइनस m2 किसके बराबर आ जाएगा, x अपॉन f। और फोर्थ फॉर्मूला f कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस 4f से क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इनके आप फटाफट 2 सवाल वो आप बता दो। चलिए बताइए, क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है, ये ऑब्जेक्ट लिया गया, ये स्क्रीन ले ली गई और कुछ वैल्यूज़ 100 मीटर दूरी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि लेंस को जब 20 सेंटीमीटर शिफ्ट करते हैं, 20 मीटर शिफ्ट करते हैं, तो पहले यहाँ पे रियल इमेज मिलती है, फिर यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर वापस से रियल इमेज मिलती है। ये सब दिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ निकालनी है आपको, जो निकालना चाहो आप। आपसे पूछेगा क्या क्या, एफ पूछेगा, फोकल लेंथ पूछेगा, फोकल लेंथ एफ पूछेगा, फोकल लेंथ एफ दिया क्या क्या हुआ है, एफ पूछा हुआ है। तो आंसर निकालते चलिए, बताइए। आपको एक तो क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक डी दिया हुआ है। अब सर डी और एक्स तो दिया हुआ है, डी और एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। ये है फर्स्ट मेथड। लेकिन सारे लल्लू लाल इधर देखेंगे, देखो ये फर्स्ट मेथड, ये तो लगा ही सकते हो आप। ये दूसरा मेथड, ये बताओ कि क्या दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए थी। रिवर्सिबिलिटी तो तभी आती जब दोनों साइड से लेंस की डिस्टेंस क्या होगी, सेम। अगर ये 20 है तो रिमेनिंग 80 है, अगर ये 20 है तो रिमेनिंग 80 है, और रिमेनिंग 80 है तो ये भी 40 है सर, और ये भी 40 है सर। तो फिर वो फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, 1/v माइनस 1/u 1/f, f तो ऐसे ही आ गया हमारे पास, नहीं क्या। देखो अगर इसको मानोगे तो इसका v कितना होगा, इसकी इमेज यहाँ पे बन रही होगी, तो v कितना हो जाएगा 60, और आगे की डायरेक्शन में है +60। इसके लिए u कितना हो जाएगा पीछे, मतलब -40, माइनस एक और था, f की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ से f 60 × 40, 60 24 आ रहा है मेरे ख्याल से, 24 आ जाएगा। आसान कैलकुलेशन है, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये एलसीएम 60 × 40 ऊपर है ना, और 60 + 40 100 नीचे। ये भी कर सकते हो तुम, मुझे नहीं आता है फॉर्मूला, अब आने लग गया। देखो डेरिवेशन एक बार कर लिया ना, अब हो सकता है फॉर्मूला भी याद हो जाए मेरे को। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं भी हो तब भी क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो सकता है। ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आप अपना दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बार बार इस्तेमाल करने से
उनमें और निखार आता है। लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए आपके पास, अगर दिमाग है। एक और ये सेम क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मेथड का, ये स्क्रीन है ना। और इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे एक बार लेंस रखा गया, यहाँ पे लेंस रखा तो 4 टाइम्स, ये क्या दिया हुआ है मैग्नीफिकेशन, 4 गुना इमेज बनी है ना। 4 टाइम्स इमेज मतलब इमेज का आकार कितना बना है, 4 गुना बन गया, 4 गुना साइज़ का बन गया। और फिर इसे डिस्प्लेस कर दिया है 60 मीटर, 60 मीटर और डिस्प्लेस किया तो वापस से अपने को इधर ऑब्जेक्ट रखने पर इधर मिलने लग गया इमेज, और अपने को फोकल लेंथ निकालने को बोला गया। फिर से फोकल लेंथ निकालने को कहा गया है, डी निकालने को कहा गया है, फोकल लेंथ डी, ये सब निकालने को कहा गया है। तो या तो इसमें तुम फॉर्मूलेज लगाओ। फर्स्ट मेथड कहता है m1 माइनस x2 बराबर x बाई एफ। m1 माइनस m2, m1 4 है तो m2 1 बाई 4 होगा। ये कैसे हुआ, एक और फॉर्मूला लगाया हमने, m1 और m2 सर 1 होता है, तो 4 माइनस 1 बाई 4 x 60 है सर, ठीक है, x 60, तो ये 60 दिया हुआ है। और यहाँ से f आ गया, f इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, ये होता है फॉर्मूला। ये सब लगा सकते हो आप, तो ये तो लगा ही लोगे फॉर्मूलेज। तो फॉर्मूलेज ना लगाने हो और तुम्हें लगे कि भगवान ने हमें बेहतरीन दिमाग दिया है, बोलिए ये दूरी है, मान ली मैंने y, x तो मान नहीं सकता, x तो यहाँ पे कुछ और होता है, ये दूरी है y, तो क्या ये वाली दूरी 4y हो जाएगी? हाँ सर, 4 टाइम्स का मतलब दूरी भी 4 टाइम्स, नहीं क्या? सोचना चाहिए था। अगर ये y है तो क्या ये भी y होगा? होगा सर, रिवर्सिबिलिटी। तो क्या सर ये 3y हो गया? बिल्कुल। तो क्या 3y 60 हो गया? होना ही था। क्या y 20 हो गया? सब तो आ गया। अगर ये 20 हो गया तो u 20 पे है और v 80 पे है, तो f तो निकलेगा ही। तो अपने सिंपल मैथ से हो जाएगा, लेकिन लोग पता नहीं क्यों सिंपल मैथ लगाते नहीं हैं। आप भी हो सकता है ना लगाओ एग्ज़ाम में, बट इसमें फिर लेंथ फार्मूला लगा देते, 1 बाई वी, वी कहाँ पे 80 पे, माइनस 1 अपॉन माइनस 20 बराबर 1 बाई एफ। 80 20 100, 16 आ जाएगा, मतलब आंसर 16 आ जाएगा, क्योंकि 8 2 16 है, 1600 अपॉन 100, 16 आ जाएगा आंसर। सब चीज़ें आ जाएंगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ये 4 टाइम्स है तो ये y मानोगे, ये 4y हो जाएगा, ये y है तो इसको y होना पड़ेगा, ये y है, ये 4y था, ये y है 3y, 3y बराबर 60, y बराबर 20, y बराबर 20 तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया तो इसको 80 होना पड़ेगा क्योंकि 4 टाइम्स है। फिर मिरर फार्मूला लगा दो, ये लेंथ फार्मूला लगा दो, सॉल्व कर लेना, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड हो जाएगा। कुछ खास बात नहीं है। आपसे वही पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4f, है ना, मतलब उससे कम दूरी नहीं हो सकती है, तो वो आपको कंडीशन पहले ही बताई हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आपको कुछ ठीक ठाक करा दिए हैं। आखिरी एक थ्योरेटिकल पॉइंट एक आता है, क्रोमेटिक एब्रेशन, वर्ण विपथन या क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, ये आप और देख सकते हो। एब्रेशन का मतलब, ये दोष का मतलब यही है कि फोकस ज़्यादा मिलने लग गया आपको। अगर एक से ज़्यादा फोकस बिंदु मिलने लग गए ना, तो फिर क्या है, इमेज धुंधली बनने लगेगी, तो पैरेलल लाइट आएगी, वो फोकस पे मिलेगी, और फोकस बहुत ज़्यादा है तो कहाँ मिलेगी, अलग अलग जगह मिलेगी, अलग अलग जगह मिलेगी तो काम नहीं बनने वाला, ठीक है ना। एक ही जगह मिलती तो अच्छी बात थी। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखते चलेंगे कि
म्यू और लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो काउचीज भैया कह गए थे, है ना, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर सी बाई लैम्डा की पावर 4। चलिए बहुत अच्छा लगा। फिर विबग्योर लिख लेना। विबग्योर में ये बताया था ऐसे लैम्डा क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो लैम्डा रेड का ज़्यादा होगा लैम्डा वॉयलेट से, और जिसका लैम्डा बड़ा, म्यू रेड का छोटा, म्यू वॉयलेट का ज़्यादा। म्यू जितना ज़्यादा डेविएशन उतना ज़्यादा। डेविएशन का फॉर्मूला म्यू -1 है, उसका TIR उतना पहले होगा। ये ज़रूरत नहीं था, ये मैं याद करवा रहा हूँ आपको कि पहले TIR होगा तो किसका होगा, वॉयलेट का होगा, क्योंकि वाइट लाइट निकलेगी तो ज़्यादा कौन घूमेगी, जिसका म्यू ज़्यादा होगा ज़्यादा डेविएशन हो जाएगा। तो ज़्यादा कौन घूम गई, वॉयलेट, तो पहले TIR भी किसका होगा, वॉयलेट का ही होगा। येलो का हो चुका है तो उससे पहले वाले सबका हो चुका है, रेड का हो चुका है तो सभी का हो चुका है, वॉयलेट का हो चुका है तो हम कह नहीं सकते और सबका हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है रेड का भी हो गया हो, उसी में वॉयलेट का भी हुआ हो, तो वो सब सवाल बनेंगे। तो यहाँ से ये म्यू आर आ गया। और फिर हमने 1/f का फॉर्मूला पढ़ा, म्यू -1 1/r1 -1/r2। लेंस के लिए है भाई ये फॉर्मूला। बाद में रोते हुए मत आना सर, कभी तो आप लिखवा देते हो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे निर्भर नहीं करती है, मिरर के केस में नहीं करती, वो r/2 होती है। यहाँ पे करेगी, लेंस में फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, मिरर में तो r/2 कहाँ का म्यू, कोई म्यू नहीं। यहाँ से फिर क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि अब लिया अपन ने एक लेंस, और लेंस में आई पैरेलल रेखा। मान लो ये पैरेलल रेखा आई तो म्यू किसका ज़्यादा था, वॉयलेट का। अगर म्यू वॉयलेट का ज़्यादा है तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगी। देखिए ना, म्यू जिसका ज़्यादा एफ उसका कम। सुनते चलना, सब समझ में आ जाएगा। तो म्यू ज़्यादा किसका है, म्यू वॉयलेट का ज़्यादा है। तो वॉयलेट का ज़्यादा है, इसका मतलब वॉयलेट की फोकल लेंथ कम, तो वॉयलेट मिला यहाँ पे। लेकिन लाल, मान लीजिए वाइट लाइट आ रही थी यहाँ पे, दिख भी रही है वाइट, तो वाइट लाइट ही आ रही थी। वाइट में वॉयलेट तो इधर, और रेड का म्यू कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा। तो इसका मतलब ये जो है ना, यहाँ पे लाल वॉयलेट, तो क्या दो अलग अलग फोकस मिलने लग गए। अगर दो अलग अलग फोकस मिलने लगे तो एब्रेशन है ये। अब वो कौन सा है, स्फीयर के कारण है, क्या आकृति के कारण है, क्या शेप के कारण है, शेप के कारण नहीं है, ये रंग के कारण है, कलर के कारण है, कलर के कारण म्यू अलग अलग है। तो ये वर्ण विपथन या इसे क्रोमेटिक एब्रेशन कह देंगे भैया, क्रोमेटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफ़र तो सिखाए हुए काफ़ी ज़माने हो गए आपको, तो यही एक्सिस थी, यही प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या इसी एक्सिस पर ये डिस्टेंस दिख रही है, इसलिए इसको बोलेंगे LCA, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। तो ये तो क्रोमेटिक एब्रेशन की कहानी चल रही थी यहाँ पे। फिर आप ये बताइए मेरे को कि ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है। क्रोमेटिक एब्रेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है। हाथ में खुजली मतलब रुपए दोगे क्या तुम? कोई बात नहीं, रुपए जाने वाले हैं कि आने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसको ना अपने को कम करना है भैया। देखो बीमारी यही है, इसको हटाने के दो तरीके हैं। या तो मरीज को ही गायब कर दो, बीमारी तो तब भी हट जाएगी, लेकिन कोई भी ऐसा तरीका जिसमें बीमारी गायब हो गया वो तरीका सही नहीं मानेंगे अपन। समझ रहे हो क्या? तो कुछ आंसर आए कि पता लगे सर लेंस ही हटा दो, मान लो लेंस होता ही नहीं तो वाइट लाइट वाइट ही रहती है हमेशा, नहीं आता कोई एब्रेशन। तो बाद में रिजल्ट आएगा कि लेंस की पावर 0 कर दो, वो तो पहले ही मालूम है मेरे को, लेंस की पावर 0 कर दोगे मतलब कुछ नहीं हुआ, जैसी लाइट थी वैसी ही लाइट, काहे का एब्रेशन, कोई मरीज नहीं, कोई बीमार नहीं। ये तो क्या है, लेंस के कारण हो रहा है ये, क्योंकि लेंस की एफ किस पर डिपेंड करती है, म्यू पे। अब तुम लेंस ही नहीं रखोगे तो ना कोई रोग ही नहीं रहा यार, मरीज ही नहीं रहा तो बीमारी कैसे रहेगी, ये मरीज है,
ये तो होना ही चाहिए। तो अगर इसे हटाना है, कोई आपको बोले एब्रेशन हटाना है, उसका मतलब ये नहीं लेंथ हटा दो, वो भी एक तरीका है, लेंथ हटा दो सर, काहे का एब्रेशन, ठीक है, लेकिन लेंथ होना चाहिए और फिर एब्रेशन हटाना है अपने को, तब उसे सही मानेंगे अपन। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, मेरे को फॉर्मूला बताने वाले हो ओमेगा का। अभी दो चीज़ों पे डिपेंडेंसी, निर्भरता देख रहे हैं अपन। ओमेगा का फॉर्मूला लिखा अपन ने, ओमेगा का फॉर्मूला था म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, समझ रहे हो क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ये सब पढ़ा दिया आपको, डिस्पर्सिव पावर, ये एवरेज डेविएशन था, येलो का भी ले सकते हो और वॉयलेट और रेड का एवरेज भी ले सकते हो, चलेगा, चलो ठीक है। तो क्या यहाँ से आपको ये समझ में आया कि ओमेगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर के। तो ये बताइए मेरे को आप कि जितना म्यू वी माइनस म्यू आर बड़ा होगा ना, उतना ही एब्रेशन ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि म्यू वी माइनस म्यू आर में ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब म्यू में ज़्यादा डिफरेंस है, और म्यू में जितना डिफरेंस रहेगा एफ में भी उतना ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि म्यू ही तो आता था उसमें। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना, ये दोनों क्वांटिटीज समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल है किसके, इस विपथन के, इस वर्ण विपथन के। ओमेगा भी क्या है, प्रोपोर्शनल, और ये म्यू वी माइनस म्यू आर भी क्या है, प्रोपोर्शनल, समानुपाती। इस एब्रेशन के प्रोपोर्शनल है, ये समानुपाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा म्यू वी माइनस म्यू आर होगा उतना ही वॉयलेट और रेड में डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जितना म्यू में डिफरेंस, मान लो म्यू में डिफरेंस ही नहीं होता तो फिर वॉयलेट भी वहीं पे आता, रेड भी वहीं पे आता, फिर तो फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1, म्यू दोनों का सेम सेम तो एफ भी सेम। तो समझ में आना चाहिए, म्यू में डिफरेंस जितना ज़्यादा, म्यू में 10,000 डिफरेंस हो गया, 10,000 का, इसका मतलब एक पॉइंट वहाँ है, दूसरा पॉइंट पता नहीं कहाँ दिखेगा। म्यू में डिफरेंस है 0.00001 का, अरे तो एक फोकस यहाँ आएगा, दूसरा उसके जस्ट बगल में, तो एब्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और समझ में आना चाहिए म्यू क्या है, म्यू का डिफरेंस क्या है, म्यू वॉयलेट का, म्यू रेड का, बाकी कलर तो इनके बीच में ही आएंगे ना। तो अगर वो छोटे होते होते बिल्कुल ही कम हो गया, इसका मतलब म्यू लगभग कांस्टेंट ही है यार, वॉयलेट का 1 है, रेड का 1.00001 है, जिसका भी कम ज़्यादा हो मान लो बहुत पास है, तो मान लो एब्रेशन भी क्या हो गया, कम ही हो गया है। और अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो एब्रेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, सिंपल सा ही पॉइंट है कि एब्रेशन इसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके समानुपाती होगा, है ना। और अगर बताओ आप इस लेंस की पावर, अब दूसरा फैक्टर, ये तो पहला फैक्टर, और आपको बताया था ना ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, एक इस पर डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल पदार्थ पे, बताया तो था आपको, पदार्थ पे निर्भर करता है। इसका मतलब एब्रेशन आपको दूर करना है तो लेंस किस मटेरियल का, किस पदार्थ का बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा। तो एब्रेशन समानुपाती है, ओमेगा जिसका ज़्यादा, म्यू आर माइनस म्यू वी उसी का ज़्यादा, उसी का एब्रेशन भी क्या हो जाएगा, विपतन भी क्या हो जाएगा, दोष भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भैया। अच्छा पावर बढ़ाते हैं एक बार अपन, अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। बोलो पावर बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दिया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो पावर बढ़ाने का मतलब कन्वर्ज ही तो कर रहे हैं ना अपन, कन्वर्ज कर रहे हैं। अच्छा पावर अगर कम कर देते, फोकल लेंथ क्या हो जाती, फोकल लेंथ बढ़ जाती, समझ रहे हो। आप ऐसा मानिए कि जब आप पावर कम करेंगे, फोकल लेंथ बढ़ाएंगे, फोकल लेंथ बढ़ाएंगे ना, तो ये दोनों पॉइंट्स भी उतने ही दूर जाते जाएंगे। देखिए ये इसमें क्या है, जो पैरेलल लाइट आई थी, ये आ रही पैरेलल लाइट, ये पैरेलल लाइट आई, बताओ पावर ज़्यादा कर दी तो फोकल लेंथ कम हो गई, तो ये यहीं पे, यहीं पे, और दूसरा वाला भी यहीं पे। और अगर आपने पावर कम कर दी, फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, ज़्यादा दूर पे मिलने वाले हैं, ज़्यादा दूर पे, वो फिगर ज़्यादा दूर पे बनाओगे ऐसे, वो ज़्यादा दूर पे डाइवर्ज होंगे, तो जितनी लाइन लंबी होती जाएगी ना उतना एब्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और लाइन बना के देख लो, अगर पास में दो लाइनें मिला रहे हो तो एब्रेशन कम दिख रहा है, दूर मिला रहे हो तो एब्रेशन अपने आप क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए एब्रेशन को अपन पावर से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा तो एब्रेशन भी क्या हो गया, ज़्यादा, फोकल लेंथ ज़्यादा तो एब्रेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फोकल लेंथ कम तो एब्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम। और फोकल लेंथ कम मतलब बड़ी पावर, जो बहुत बड़ी पावर ले ली आपने, बहुत बड़ी पावर ले ली, उसका फोकल पॉइंट यहीं पे है, तो वो यहीं पे सारी रेस को लाएगा, और पास में आएंगी ना रेस तो उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी, जितना चलने का मौका मिल जाएगा रेस को
उतना ही एब्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, चलने का समय मिलता जाएगा। तो यहाँ से क्या फोकल लेंथ के समानुपाती है, फोकल लेंथ के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है एब्रेशन बढ़ रहा है, क्या ओमेगा के भी प्रोपोर्शनल है? तो इसका मतलब आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा जो एब्रेशन है वो समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है ओमेगा एफ के। एब्रेशन या विपतन, विपथन समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है ओमेगा एफ के। क्यों आया एब्रेशन वो समझ में आना चाहिए आपको, समझ रहे हो क्या? इसको वो लिखवा भी दिया है, ये वॉयलेट और रेड का अलग अलग होना यही है। मतलब ऐसा वाइट लाइट आ रही थी, बिना लेंस के मैंने स्क्रीन रखी, सफ़ेद कागज़ रखा, सफ़ेद लाइट ही आ रही थी, लेकिन लेंस रख दिया तो सफ़ेद लाइट नहीं मिलेगी। अब आपको अलग अलग कलर मिलने लग जाएंगे, अलग अलग कलर, अलग अलग पॉइंट्स, वो नहीं है, जो आ रहा है उसको ही चेंज कर दिया आपने। तो अपन ऐसा लेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। तो ये एब्रेशन आ जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए आपको ना ये एब्रेशन हटाना है। एक तो पावर वावर बढ़ा के, क्योंकि पावर बढ़ेगी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, एब्रेशन कम हो जाएगा। या तो आप वो बोल सकते हो कि एब्रेशन हटाने का एक तरीका तो क्या है, पावर चेंज कर लो। इसका एक डेरिवेशन है जो मैं नहीं कराऊंगा। आपसे बोलेगा दो लेंस के बीच की क्या डिस्टेंस रखें, दो लेंस के बीच की क्या डिस्टेंस रखें कि एब्रेशन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है ω1 f2 प्लस ω2 f1 अपॉन ω1 प्लस ω2, ω1 प्लस ω2, ये फॉर्मूला है। ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है बिटवीन टू लेंस। इस डिस्टेंस से क्या होगा, नो एब्रेशन। अगर आपको एब्रेशन नहीं चाहिए तो दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी, वो डिस्टेंस होनी चाहिए थी ω1 f2 प्लस ω2 f1 अपॉन ω1 प्लस ω2। वो आसान सा डेरिवेशन अपन कर सकते थे। ऐसे मानिए यहाँ पे दो की ज़रूरत क्यों पड़ी, डिस्पर्जन जैसा है। अगर एक ने फैलाया है तो एक उसको क्या कर देगा, वापस समेट देगा, वही प्रिज्म जैसा। इसलिए यहाँ पे भी अपने को कितने लेंस की ज़रूरत पड़ी, दो लेंस की। अब नीट और जेईई मेंस वाले जो है ना वो टुच्चे लोग हैं एक्चुअली, तो ये फॉर्मूला उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले की कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, नो कंडीशन, ऑलवेज वैलिड, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा वो कि 3 कंडीशन होती है एब्रेशन हटाने की, तो वो 3 कंडीशन तब आएगी जब आप दोनों लेंस के बीच की दूरी 0 कर दो। ये तो क्या है, कुछ भी दूरी बना सकते हो आप, उसमें नहीं मटेरियल सेम हो नहीं हो। आप बुक्स पढ़ोगे ना तो बोलेगा 2 लेंस होने चाहिए, दोनों का मटेरियल सेम होने चाहिए। अबे नहीं होने चाहिए सेम, अलग अलग वो चलेगा, बट दूरी उनकी क्या होनी चाहिए, d होनी चाहिए। लेकिन अगला बोलता है कि हमें दोनों चिपका के रखने हैं। अब दोनों लेंस चिपका के रखोगे तो d का मान अगले ने कितना ले लिया, 0। अगर d का मान 0 ले लिया तब कुछ नई कंडीशन आ जाएंगी। ये कब है, ऑलवेज वैलिड है। ये फॉर्मूला तो कब वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड है। तो ये फॉर्मूला आप लगाइए, इससे आ जाएगा। लेकिन अगला ये बोलता है कि हमने सेम मटेरियल के 2 लेंस रखे हैं और बिल्कुल पास पास रखे हैं, तो क्या कंडीशन होगी। ये जो फॉर्मूला है इसकी कोई कंडीशन नहीं है। इसमें कोई आपसे बोल दे कि सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल, तो ओमेगा 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 कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी f1 प्लस f2 अपॉन 2। अगर सेम मटेरियल हो तो दोनों लेंस को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, f1 प्लस f2 बाय 2, तो कोई एब्रेशन नहीं होगा। समझ रहे हो क्या। लेकिन वो बोल देता है बिल्कुल ही चिपका के रख दिया तो d की वैल्यू 0। तो अपना वही इंपॉर्टेंट केस है, बाकी इससे तुम सब कुछ निकाल सकते हो, है ना। लेकिन आपसे बोलेगा, आपसे अगला बोलेगा कि d को 0 कर दो। d को 0 मतलब 2 लेंस हैं, दोनों को बिल्कुल पास पास रखना है। तो यहाँ से ω1 f2 प्लस ω2 f1 बराबर वो किसके आ जाएगा, 0 के, 0 के बराबर आ जाएगा। 0 तो आएगा, d है उधर, इधर उधर चला जाएगा। यहाँ से ω1 f2 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ω2 f1। और यहाँ से आपको ω1 बाय ω2 वो माइनस f1 बाय f2, ठीक है क्या। ω1 बाय ω2 कितना मिलेगा,
माइनस F1/F2। माइनस का मतलब है अपोजिट नेचर, तो आपसे बोलेगा एब्रेशन हटाने के लिए अगर D 0 है, दोनों को चिपका के रखा है, तो भैया एक लेंथ ये रहा, एक लेंथ ये रहा, ऐसे हटेगा एब्रेशन। एक लेंथ ऐसा रहेगा, दूसरा लेंथ ऐसा रहेगा, ठीक है। और इसमें ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए, वो यहाँ से बता दिया है, ठीक है ना। और उसमें ω1/ω2 किसके बराबर होना चाहिए? F1/F2 के बराबर होना चाहिए, वो लिखा ही हुआ है। और मटेरियल पे ही ω1 ω2 होता है। वो मटेरियल दोनों के या तो तुम सेम भी रख सकते हो, अगर तुम दोनों के मटेरियल सेम रखते तो ω1 और ω2 क्या हो जाता? सेम हो जाता, 1 हो जाता। क्या F1 F2 बराबर हो जाता? क्या पावर 0 हो जाती? क्योंकि F1 F2 बराबर, तो एक की पावर प्लस, एक की पावर माइनस, इसका मतलब लेंथ ही हटा दिया तुमने। ये वो वाला केस हो गया, लेंथ हटाओगे तब तो होगा ही सर। तो इस केस में मटेरियल सेम नहीं होना चाहिए। अगर मटेरियल सेम हो गया तो समझो आप लेंथ ही हटा दिया आपने। मटेरियल सेम हो गया, एक कॉनकेव रखा, एक कॉन्वेक्स रखा, तो दोनों रखे ही क्यों थे भैया? एक डाइवर्ज कर रहा है, एक कन्वर्ज कर रहा है, खेल रहे हो यहाँ पे, तो इसलिए सेम मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिफरेंट मटेरियल होगा ही होगा। क्यों होगा डिफरेंट मटेरियल? बताया आपको कारण। अगर सेम मटेरियल होगा तो पावर 0 हो जाएगी। पावर 0 होने का मतलब लेंस रखा ही नहीं है फिर आपने, तो लेंस तो होना ही चाहिए एब्रेशन के लिए, लेंस तो है। इसीलिए आपसे बोलेगा जब D 0 है, मतलब आपको एब्रेशन हटाना है, तो रिमूव करना है एब्रेशन, तो दो लेंस रखने पड़ेंगे, दोनों के मटेरियल अलग अलग होंगे, इसीलिए दोनों के ω1 ω2 भी क्या होंगे? अलग अलग। ये मटेरियल पे ही डिपेंड करते थे। वो आ जाएगा माइनस F1/F2, माइनस का मतलब अपोजिट, और रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। एब्रेशन इसी तरीके से हटाया जा सकता है। तो ये एब्रेशन का पॉइंट है यार, जितना डिटेल में हो सकता था आपको बता दिया गया है। या आपसे वैल्यूज पूछेगा, और कुछ खास पॉइंट है नहीं इसमें। तो एब्रेशन जो है ना, वो होता है ख़त्म, ठीक है। ये और एब्रेशन मिरर में होता नहीं है। मिरर में क्यों एब्रेशन नहीं होता? ये वाला एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन मिरर में होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे म्यू पे डिपेंडेंसी नहीं है फोकल लेंथ की। F वहाँ पे तो R/2 होता है, तो वहाँ पे दूसरा एब्रेशन होता है, स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है ना। तो गोलीय विपथन होता है वहाँ पे, स्फेरिकल एब्रेशन, उसको हटाया ही था अपन ने। और यहाँ पे कौन सा एब्रेशन होने वाला है? यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन होने वाला है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन होगा, तो वो आपको बता दिया गया है। चलिए ठीक है, तो इसमें केवल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाकी है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।